चलिए स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और कई बार आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, एक ऐसे टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं आपसे जो बार बार रिपीट हो चुका है पेपर में। टॉपिक है हमारा एनिमल और क्रॉप के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें एनिमल के टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग, जो पेपर में बार बार आ चुका है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के साथ चर्चा करेंगे। यदि एक गाय के सींग पर 4 वलय हैं, 4 वलय हैं, तो उसकी आयु होगी, उसकी आयु होगी। यह हमसे ऐसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया उसकी आयु क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन है आपका, क्या उसकी आयु जो है 4 वर्ष होगी, या उसकी आयु जो है वो 6 इयर्स होगी, या उसकी जो आयु है वो 9 इयर्स होगी, या उसकी आयु जो है वो 2 इयर्स होगी। बताइए क्या हो सकता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं। चलिए ठीक है, दी, ठीक है, 4 रिंग्स, दी 4 rings on the horn, on the horn of a cow appears at, कितनी एज रखेगी गाय। सर गाय की जो एज है ना वो हो जाएगी डायरेक्ट हमारी कितनी कितनी 6 साल। बोले यस सर, करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा 6 इयर्स होगा। अब ये जो 6 इयर्स हो रहा है ये किस फॉर्मूले के कारण से हो रहा है, यदि आपको कोई फॉर्मूला पता हो रिंग के द्वारा बताने का तो वो फॉर्मूला जरा आप मैसेज करें। 2n प्लस ऐसा कुछ होता है क्या कि n+2 होता है। सर जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है, ठीक है, 2+n या n+2 कह सकते हो उसको। 2+n या n+2 के नाम से फॉर्मूला हमारा बनता है। मतलब जितनी भी रिंग होगी उस रिंग को लिखेंगे। रिंग कितनी बन रही सर, 4 रिंग बन रही, तो सर 4 और 2 साथ में ही रहेगा, हमेशा 2 साथ में ही रहेगा। तो टोटल कितनी एज हो गई, बोल सर इसकी 6 वर्ष की एज हो गई। बोले यस सर। अब मान के चलो गाय के सींग पर, ठीक है, 7 वलय बने, 7 वलय बने, 7, कितने वलय बने हैं, 7 वलय बने हैं या 7 रिंग बनी है, तो गाय की आयु कितनी हो गई बताओ, गाय की आयु कितनी हो गई हमारी। सर यहीं पर गाय की आयु जो है हमारी क्या हो जाएगी, 9 वर्ष हो जाएगी। तो बोले जी सर 9 वर्ष हो जाएगी। तो ये इजी है हमारे लिए, थोड़ा सा समझना इस क्या है, थोड़ा सा इजी हो जाता है कि भैया फॉर्मूले में क्या रखना है हमें। सर यहाँ फॉर्मूले में रखना है हमें 7 और ये 2 तो साथ में इंक्लूड हो गई, मतलब जितनी रिंग होगी उसमें 2 प्लस कर दो, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वही आंसर निकल कर आ जाएगा। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बोले बनेगा पेपर में। चलिए ये तो आपको क्लियर है, फॉर्मूला होता है हमारा n+2 का। लेकिन यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होके पेपर में हमसे पूछा जाता है, एक नए तरीके से पूछा जाएगा, तब क्या लगाएंगे आंसर। क्वेश्चन है हमारे पास में, बहुत ही बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। दी फर्स्ट रिंग, दी फर्स्ट रिंग ऑन दी हॉर्न, ऑन दी हॉर्न ऑफ अ कैटल अपीयर्स एट। ये हमसे पेपर में पूछा गया है कि भैया मवेशी के सींग पर, मवेशी के सींग पर पहला वलय, पहला वलय दिखाई देता है, पहला वलय दिखाई देता है। चलिए पहला वलय दिखाई देता है, बोले
5 ईयर्स में, 6 मंथ में, ऑप्शन सी है 2 ईयर्स में, ऑप्शन, हाँ 2 ईयर्स में, ऑप्शन डी है हमारा 3 ईयर्स में। क्या होगा? पहली रिंग कब आती है? सोच कर जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो सकता है क्वेश्चन, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर, ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही आंसर के साथ जा रहे हैं सभी बच्चे। ऑप्शन सी या डी? ऑप्शन सी या तो डी, दो होंगे, ऑप्शन डी होना चाहिए। वेरी गुड भाई, करेक्ट आंसर है आप सभी लोगों का। चलिए, तो सर 3 वर्ष, पहली बार जो जानवरों के सींग पर रिंग बनती है वो कब बनती है? कितने माह बाद बनती है या कितने साल बाद बनती है? तो सर वो 3 साल के बाद बनती है। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है। यही ऑप्शन हमसे पेपर में ऐसे भी पूछे गए हैं, ठीक है क्या? 45 मंथ्स, 6 मंथ्स, 24 मंथ्स और 36 मंथ। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ओके जी। तो बोले सर जो इसमें ईयर्स जो होते हैं उसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दो, मंथ आ जाएगा सर। 12 3 36, 12 3 36 हो गया। तो बोले यस सर। तो गायों की एज या भैंसों की एज उनकी सींग को देखकर जो निकाला जाता है, उस तरीके में हम लोग क्या करते हैं, पहली रिंग जो बनती है वो 3 वर्ष की या 4 वर्ष की उम्र में बनती है। 3 वर्ष या 4 वर्ष, मान चलो कल को पेपर में आपको यहां पर 4 वर्ष दिया जाता, आपको यहां पर दे दिया जाता 40 मंथ। क्या लगा क्या हो गया आंसर? क्या होगा आंसर इस समय? बताओ। तो सर इस समय हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। तो बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा हमसे यदि पेपर में यदि पूछा जाए तो। नोट डाउन कर लो। चलिए, 40 मंथ के आसपास होगा। क्यों? क्योंकि जो डाटा है स्टूडेंट्स फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। जर्सी गाय में थोड़ी जल्दी सींग आ जाती, देसी गाय में थोड़ी सी लेट सींग में रिंग बनती है, आपने देखा होगा। तो 3 वर्ष और 4 वर्ष जो है इसका क्या माना जाता है, हमारा करेक्ट आंसर माना जाता है। तो बोले जी सर, पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो बोले यस ठीक है। बोले फर्स्ट रिंग जो आती है हमारी 3 वर्ष से लेकर 4 वर्ष के बीच में हमें पहली रिंग देखने को मिल जाती है। बोले जी ठीक है, करेक्ट है। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है, आयु के लिए हो गया। अब यदि पेपर में यदि आपसे पूछा जाए, ठीक है, एक और क्वेश्चन, मवेशी की आयु का, मवेशी की आयु का पता लगाने की सबसे अच्छी विधि है, सबसे अच्छी विधि है, ठीक है। विच मेथड, विच मेथड इज वेरी यूजफुल, वेरी यूजफुल टू डिटरमाइन, टू डिटरमाइन दी कैटल एज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए है बाय रिंग, बाय रिंग मेथड, वलय विधि, वलय विधि। दूसरा बाय टीथ, ठीक है।
दांतों के द्वारा, तीसरा बाय हुप, क्या देखकर, हुप को देखकर बता सकते हैं। अब ये हुप क्या चीज होती है, यदि हमसे पेपर में यदि बोल दिया जाए ये हुप देखकर बताना है, हुप मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं हुप, खुर, ओके, खुर को कहते हैं बोले। चलिए, खुर देखकर, ऑप्शन नंबर डी है बाय रिकॉर्ड, रिकॉर्ड देखकर क्या होना चाहिए। चार विधि आपको दी गई है, चारों में से आप बताइए किसके साथ आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, वाओ, वेरी गुड। तो बोले जी हाँ सर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारा डी होगा। तो सर ये डी क्यों हो रहा है, डी क्यों होना चाहिए भाई, ऑप्शन नंबर डी के साथ हम क्यों जाना चाह रहे हैं। तो बोले सर ऑप्शन नंबर डी के साथ इसलिए जाना चाह रहे हैं क्योंकि जानवरों के आसानी से हम लोग क्या देख सकते हैं, खुर देख सकते हैं क्या। बोले सर नहीं, आसानी से हम लोग खुर नहीं देख सकते। क्या हम जानवरों की सींग देख सकते हैं, कि मान चलो आपने सींग को काट दिया, तो भैया फिर कैसे पता करेंगे हम लोग, सींग को यदि आपने काट दिया तो फिर पता कैसे करेंगे कि इसकी एज कितनी हो गई है। सर सींग से भी थोड़ा सा दिक्कत है हमारे लिए समझना, ठीक है। टीथ, दांत, अब कई बार आपको दांतों को देखकर पता नहीं चल पाता है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये सेकेंडरी हैं, ये सेकेंडरी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बोल सर बाय रिकॉर्ड, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे आज किसी बछड़े ने जन्म लिया, आज किसी काफ ने जन्म लिया, तो बछड़े ने यदि आज जन्म लिया है तो हम क्या करेंगे भाई, बछड़े के जन्म को देखकर क्या कर सकते हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखकर रख लेंगे कि भैया बछड़े ने आज जन्म लिया है, मतलब इसकी जो आयु है, ठीक है, वो बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट बता देंगे हम लोग। तो डेट ऑफ बर्थ से रिकॉर्ड को देखकर हम लोग क्या कर सकते हैं, सही सही अनुमान लगा सकते हैं। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, इसलिए बाय रिकॉर्ड, यदि बाय रिकॉर्ड यहां से हट जाए, बाय रिकॉर्ड यहां से हट जाए और पेपर में आ जाए ये सभी, ऑप्शन थोड़ा चेंज हो गया है, पहले सबसे इंपॉर्टेंट बाय रिकॉर्ड है, ठीक है, ऑल ऑफ दीज, अब यहां से बाय रिकॉर्ड हट गया है, तो जानवर की आयु कैसे बताओगे आप, जानवर की आयु कैसे बताओगे। अब दांतों के द्वारा बताएंगे, ओके, दांतों के द्वारा बताया जाएगा बोले, चलिए ठीक है, दांतों के द्वारा बताया जाएगा, किसको देखकर बताया जाएगा, दांतों के द्वारा बताया जाएगा, चलिए ठीक है, दांतों के द्वारा बताया जाएगा, चलिए क्लियर है। तो आयु निर्धारण करना यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाता है तो सबसे पहला होता है बाय रिकॉर्ड और दूसरे नंबर पर होता है बाय टीथ। तो ये जानवरों की आयु का क्या किया जाता है, इससे निर्धारण किया जाता है। तो बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा हमसे। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, इसमें दी डेली मिल्क, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, पेपर में कई बार आएगा तो आपसे गड़बड़ होने के भी चांस रहते हैं कई बार, ठीक है। गड़बड़ बता वाला तो गड़बड़ ही रही है। बेटा माइक बंद रखें। दी डेयरी मिल्क ठीक है, सेक्रेशन, द डेयरी मिल्क सेक्रेशन ऑफ अ काउ, ऑफ अ काउ बाय percentage of its body weight, body weight should be, should be, ये हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन,
एक गाय में दैनिक दूध का स्राव, दैनिक दूध का स्राव उसके शरीर के वजन, उसके शरीर के वजन के प्रतिशत, के प्रतिशत के अनुसार निम्न होता है, निम्न होता है। तो स्टूडेंट्स कितना होता है ये लगभग? तो क्या स्टूडेंट्स ये 20% होता है? क्या स्टूडेंट्स ये 10% होता है? क्या स्टूडेंट्स ये 7% होता है? या स्टूडेंट्स ये 15% होता है? क्या होगा यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो इसका क्या आंसर लगाओगे? और ये क्वेश्चन क्या कहना क्या चाह रहा है, इस पर हम जरा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि पेपर के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और हमें समझने के लिए भी हमारे लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या होगा? चलिए, पेपर में यदि हमसे पूछा जाए तो क्या लिखेंगे भाई? किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे? आप कहना चाह रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं कि भैया 7 होना चाहिए, 10 10 10, अरे वाह 10 होना चाहिए, 10 आपके हिसाब से 10 होना चाहिए। चलिए क्लियर है, 10 होना चाहिए। तो जरा क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक गाय में दैनिक दूध का स्राव, मतलब एक गाय एक दिन में जो दूध देना चाहिए वो उसके शरीर के वजन के प्रतिशत के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, आप लोग 10 बोल रहे हैं, अपनी बात पर अडिग रहिएगा बच्चों। जरा एक गाय का नॉर्मल वेट कितना होता है जरा ये मैसेज कर दो, आपका काम यहीं पर अभी मैं समाप्त कर देता हूं। काऊ का एवरेज वेट बता दो जरा, किसी भी गाय का, आपके घर में गाय है उसका वेट नाप के बताना मुझे, गाय का एवरेज वेट कितना होता है, फटाफट मैसेज करो जरा, गाय का एवरेज वेट। वेरी गुड, गाय का एवरेज वेट जो होता है वो लगभग लगभग तो बच्चों देखो 250 किलो की तो नॉर्मल होगी छोटी गाय, और यदि वो बड़ी यदि हो जाएगी तो 300 350 400 किलो तक की गाय होती है। बोले जी हां सर, 400 किलो तक की गाय होती है। चलिए अब यदि ये गाय यदि है, यदि ये गाय का वेट है तो इसमें आप लोग बोल रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 10, कुछ लोग 10 बोल रहे थे, तो 25 गुणित 10 कितना हो गया सर? 2500 हो गया है, 2500 हो गया है, 2500 हो गया, मतलब उसमें जो डिजिट है वो हमारा आंसर होगा, डिजिट हमारा आंसर है। कितना आंसर होगा? 25। मतलब ये कितने दूध देना चाहिए? 25 लीटर देना चाहिए, 10% के हिसाब से 25 लीटर दूध देना चाहिए भाई लगभग। चलो उसका वजन 300 किलो यदि है और आपने किसी ने कहा कि भैया 20 होना चाहिए, तो बस सर 20 दूनी 60, 6000 हो रहा है, मतलब शुरुआत की 2 डिजिट से हमें मतलब है, मतलब कितने लीटर दूध देना चाहिए वो? 60 लीटर। अरे दादा 60 लीटर दूध, 60 लीटर दूध की भैंस गाय तो मैंने आज तक मेरे जीवन में नहीं देखा। कुछ लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे थे, ऑप्शन नंबर डी बता रहे थे, तो थोड़ा सा सोच विचार करके आंसर दिया करो, क्वेश्चन पढ़ तो लिया करो कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन। चलो 15 है, ठीक है, और एक गाय का वजन मान चलो वही 350 केजी हो जाए या 300 केजी हो जाए, 300 केजी रहने दो क्योंकि एवरेज तो 300 किलो की होती है। 15 से मल्टीप्लाई कर दो सर, 15 तिया 45, 45 लीटर की कौन सी गाय होती बताओ, या कौन सी भैंस होती जो 45 लीटर दूध देती है? आपके पते में कोई तो मुझे बताओ। ठीक है, कोचिंग पढ़ा, कोचिंग पढ़ाना छोड़ छाड़ के ये दूध का ही धंधा करेंगे, है क्या पते में?
45 लीटर वाली? नहीं ना? तो सर नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ के जवाब दिया करो। ठीक है, हाँ 25 लीटर तक चलेगा आपका, 25 लीटर तक चलेगा, लेकिन ये 25 लीटर तक कब चलेगा? यदि यही गाय की यदि क्या हो जाए, 350 किलो की यदि गाय हो जाए और वो 10% यदि हो, तो वो कितना हो गया सर? वो हो गया 3500। तो मतलब 35 लीटर। ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो भैया सबसे कम वाला जो होता है एक्चुअल में, बेटा ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअल में जो डाटा होता है वो होता है हमारा 3% टू 4%। एक्चुअल ये होता है, एक्चुअल कितना होता है? 3% टू 4% होता है। बोले जी सर कैसे? अब जरा हमें आइडेंटिफाई भी करके बताइए सर, हमें जरा वेरीफाई भी करना है। तो जरा ध्यान दीजिए, यदि मान के चलो 3 या 4% यदि हुआ, तो 3 या 4% यदि हुआ तो क्या होगा? तो बोले सर सबसे पहले बात करते हैं गाय की जो वेट है, मान चलो 200 किलो की यदि गाय है और यदि उसमें मान चलो 3% भी यदि हुआ, तो सर वो कितना हो गया सर? 600। मतलब गाय क्या है, 6 लीटर दूध देगी, कम से कम 6 लीटर दूध देना चाहिए। पॉसिबल है? हाँ सर पॉसिबल है। मान चलो गाय की जो है वो 300 किलो की भी गाय यदि हो जाए, मल्टीप्लाई यदि यदि क्या करें, 4 भी कर दें, 4 से भी कर दें, तो सर 4 तिया 1200, 12 लीटर पॉसिबल है? बोले हाँ सर 12 लीटर पॉसिबल है। यदि गाय का वजन मान चलो क्या हो जाए, 400 किलो भी यदि हो जाए, मल्टीप्लाई बाय 4, 4 × 4 = 16, 16 लीटर पॉसिबल है। गाय का वजन मान चलो 500 किलो होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी यदि 500 किलो यदि हो जाए, तो भी सर 5 × 4 = 20, 20 लीटर दूध पॉसिबल है। तो गाय मैक्सिमम जो है वो 25 लीटर तक दूध देती है। आपने देखा होगा 25 लीटर तक की हमारे यहां पर क्या है, दूध देती है। तो बोले यस सर, इतना तो हमें सर क्लियर है कि सर 25 लीटर के आसपास में क्या होता है, दूध देती है। तो बोले यस सर, तो उस हिसाब से कितना परसेंट सही लग रहा है आपको, बताओ? उस हिसाब से यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो क्या सही लग रहा है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही बैठ रहा है? क्योंकि देखो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन दिया गया था जो ज्यादा है, एक ही ऑप्शन दिया गया है जो थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है। बोले यस सर थोड़ा सा ज्यादा है, तो क्या होगा? ऑप्शन यदि ज्यादा है तो फिर भी क्या लगाना पड़ेगा? अब वो मजबूरी है हमारी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इस आंसर को क्या करना पड़ेगा, सही लगाना पड़ेगा कि भैया यही है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना पसंद करेंगे। भले ही वो थोड़ा सा डाटा जो है वो फ्लक्चुएट हमारे हिसाब से हो रहा है, थोड़ा सा बढ़कर आ रहा है, तो भी आंसर नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी वाला जाएगा। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, सी ही होगा। तो बस करेक्ट आंसर ऑप्शन सी लगा दो। अब कई बार क्या होता है कि भैया ऑप्शन नंबर सी की जगह मान चलो आपको 8% मिला, क्योंकि पेपर में 8% मिल चुका है, पेपर में हमसे क्या मिल चुका है, 8% मिल चुका है। तो क्या होगा सर, 8% लगा देंगे क्या? तो बोले यस सर लगा देंगे, 8% भी लगाएंगे, क्योंकि सबसे कम जो है वही लगाएंगे। हाँ, लेकिन यदि आपको 8% भी मिल गया और कहीं पर आपको मान चलो ऑप्शन नंबर जो है वो बी जो है मान चलो 4% मिल गया या 5% मिल गया, चलो, और डी वाला मिल गया मान चलो आपको 10%, अब क्या लगा के आओगे? अब क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर बी लगा के आओगे। तो बोले जी हाँ सर बिल्कुल ठीक है, पेपर में यदि हमसे पूछा जाए तो सर आसानी से क्या हो जाएगा, यहां से क्वेश्चन हमसे बन जाएगा। चलिए बढ़िया है, अच्छी बात है भाई, सभी बच्चों से बनना चाहिए। चलिए अब स्टूडेंट्स, ये तो आपको क्लियर हो गया कि भैया जानवरों का जो वेट होता है उसका लगभग 4%, उसका लगभग 4%। तो अब क्वेश्चन जो है आपके कैसे पूछे जाते हैं जरा वो भी देखिए, क्वेश्चन आपके कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन यदि ऐसा जाए, यदि एक गाय का, यदि एक गाय का वजन, यदि एक गाय का वजन, ठीक है, 320 किलोग्राम है तो वह है
प्रतिदिन वह प्रतिदिन कितना दूध दे सकती है। इफ काउ वेट इज 320, then how much milk produce in a one day? ऑप्शन नंबर ए 10 लीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 15 लीटर। ऑप्शन नंबर सी 22 लीटर। ऑप्शन नंबर डी 5 लीटर। क्या होगा, मैसेज करो। अब तो आप ज्ञानी हो गए, किसी गाय का वजन देखकर ही क्या बता दे रहे हो, दूध बता दे रहे हो। अब तो आप ज्ञानी आदमी हो गए, ठीक है, चमत्कारी आदमी बन गए आप लोग कि जानवर का वजन पता लग गया आपको तो आप उसका दूध बता सकते हो, लगभग दूध बता सकते हो। यदि आप मार्केट गए, यदि आप क्या गए, मार्केट गए, तो क्या कर सकते हो, बता सकते हो। जैसे आप पशु मेला जाते हैं, पेपर में पूछा जाता भी है पशु मेला, ठीक है, कहां लगता है, पशु मेला कहां लगता है, एमपी में। क्योंकि एमपी के यदि क्वेश्चन यदि आपसे पेपर में आए तो बिहार के सारण में लगता है, बिहार के सारण में, वैशाली में लगता है। पशु मेला एमपी में कहां लगता है यदि आपसे पेपर में दिया जाए, पशु मेला एमपी में कहां लगता है, कहां लगता है, ग्वालियर में, हाँ, सबलगढ़ में, विजयपुर में, श्योपुर में, बहुत सारी जगह में लगता है। लेकिन ये मेनली ऊपर की ओर लगता है, निमाड़ी एरिया में, निमाड़ी अंचल में लगता है पशु मेला। सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा लगता है, ग्वालियर वाला लगता है। बोलिए यस सर। बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो रहा है सर, 320 मल्टीप्लाई बाय क्या करना सर, एवरेज हमें 4 से करना। हाईएस्ट हम 4 से ट्राई कर सकते हैं या 3 से भी ट्राई कर सकते हैं, 3 या 4 जो भी रखकर देखना देख सकते हो आप, ठीक है। 4 हाईएस्ट है, 3 जो है वो लोएस्ट है, इनके बीच का कोई भी हो सकता है सर। 3 2 जा 0, 3 0 0, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, मतलब 9.6 हमारा क्या हो रहा है, आंसर हो रहा है। 9.6 के आसपास में क्या हो रहा है, हमारा आंसर हो रहा है। क्योंकि ये 1000 में तो है नहीं, 1000 में तो ये है नहीं। यदि 1000 में होगा तो सर 96 लीटर हो जाएगा। तो 9.6 हो रहा है, क्यों, क्योंकि 3 डिजिट होना चाहिए कम से कम। ऐसा जैसे 4 से मल्टीप्लाई कर सर, 0, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, अब हो गया सर ये 12 लीटर। अब ये 12 लीटर होगा। यदि वो 3 डिजिट होगा तो सर वो दशमलव में माना जाएगा। 9.6, 9.6 मतलब किस लीटर के आसपास में जा रहा है, 10 लीटर के आसपास में जा रहा है। चलिए ठीक है भाई, क्लियर है, बोले कितना होगा, 10 लीटर होगा। चलिए आई होप बन जाएगा। अब यहीं पर यदि आपसे मैं बात करूं कि भैया जो गाय है मेरी वो 270 किलोग्राम की एक देसी गाय है, एक देसी गाय है, ठीक है। तो उस हिसाब से 270 किलोग्राम की है तो क्या होगा भाई, अब आप बिना ऑप्शन के बता सकते हो, बिना ऑप्शन के बताओ कितना दूध दे सकती है वो। दो ऑप्शन देना है आपको, कितने से कितना, कितने से कितना, कितने से कितना दे सकती है। कितने से कितना दूध दे सकती है आपको बताना होगा। सात से आठ, 8 से 9, 8 से 10। ओके, अलग अलग आपके ऑप्शन आ रहे हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं भाई क्या होगा। अलग अलग ऑप्शन के हिसाब से आप अलग अलग ऑप्शन जो दे रहे हैं, तो
चलिए, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 7 से 8 एक ऑप्शन जो है वो आपका बैठ रहा है यहां पर। चलो देखते हैं, 270 मल्टीप्लाई बाय 3 करके देख लो कितना होगा हमारा। 0, 21, 2, 3 दूनी 6 और 8, मतलब 8.1। तो एक तो आपका हो गया 8, दूसरा क्या हो गया 270 मल्टीप्लाई बाय 4, 0, 28, फिर 2, 4 दूनी 8 और कितना हो गया 2, 10 हो गया। बोल सर 8 से लगभग लगभग वही 10 के आसपास, 8 या 11 भी बोल सकते हो आप लोग। 8 से 10 वाले सही थे, 8 से 10 वाले क्या थे, सही थे। तो सर ये वजन के हिसाब से क्या देती हैं गाय, दूध देती हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब यदि मैं आपसे बात कर लूं कि गाय जो है वो एक दिन में कितना यूरिन देती है, यूरिन, जी, गाय एक दिन में कितना मूत्र देती हैं, बताओ। गाय का यदि आपसे यूरिन यदि पूछ लिया जाए कि भैया एक दिन में यूरिन कितना देती है, कोई भी गाय, 8 से 10 लीटर। ओके, चलिए करेक्ट आंसर दिया जा रहा है भाई। चलिए करेक्ट आंसर है, गाय के द्वारा या भैंस के द्वारा लगभग लगभग, ठीक है, आपसे यदि पेपर में यदि पूछा जाए तो स्टूडेंट्स 10 लीटर के आसपास में जो है, 10 लीटर के आसपास में, 10 लीटर के आसपास में वो क्या करती है, एक दिन में यूरिन देती है, 10 लीटर के आसपास में यूरिन देती है। यदि वो थोड़ी सी छोटी यदि है, यदि उसका वजन कम है तो वो 8 भी दे सकती है और वो 11 भी दे सकती है। एवरेज जो है वो 10 है, एवरेज जो है वो 10 है। 10 के पास में आपको कोई भी ऑप्शन मिले, जैसे मान चलो आपको ऑप्शन मिल जाए, ऐसा मिल जाए आपको ऑप्शन, ठीक है, कि भैया कितना देती है, क्या वो 8 लीटर देती है, या वो आपको 5 लीटर देती है, या आपके 15 लीटर देती है, या आपका, ठीक है, 18 लीटर देती, तो कौन सा आंसर सही बैठेगा इस हिसाब से, इस हिसाब से क्या आ जाएगा, 8 लीटर आ जाएगा। अब यही ऑप्शन यदि आपको ऐसा आ जाए, क्या होगा अब क्या होगा, बस हमें एक बढ़िया सा आंसर याद रहना है, हमें याद रखना है कि भैया इतना दे सकता है, उसके बाद में थोड़ा सा डाटा जो है वो फ्लक्चुएट हो सकता है। क्लियर है क्या, बनेगा। चलिए, तो सर एक डाटा हमें याद रखना है 10 लीटर के आसपास में, 10 लीटर के आसपास में। चलिए ठीक है। अब स्टूडेंट्स गाय एक दिन में कितने किलो गोबर दे सकती है, गोबर, गोबर बताना है, गोबर पेपर में पूछा जा चुका है, कितना देगी गोबर। हाउ मैनी केजी गोबर पर डे बाय अ काऊ। बहुत शानदार आंसर दिया जा रहा है सभी लोगों के द्वारा। चलो 10 किलोग्राम, जी हाँ बच्चों, कितने किलोग्राम, 10 किलोग्राम पर डे, 10 किलोग्राम पर डे। अब वो 10 से 12 भी हो सकता है, थोड़ा सा याद रखिए तो, लेकिन हमें 10 याद रखना है। ये हमारा 8 से 10 भी हो सकता है, ये वाला डाटा 8 से 10 भी हो सकता है, ये हमारा 10 से 12 भी हो सकता है। 1% 2% का थोड़ा सा फर्क होता है ऑप्शन के आधार पे। आपको जैसे ऑप्शन मिलेंगे वैसे क्या करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। तो गोबर कितना देती है गाय या भैंस एक दिन में, भैंस यदि आएगा तो 12 कर सकते हो, भैंस के लिए दिया जाए तो भैंस थोड़ा सा ज्यादा गोबर देती है गाय की अपेक्षा, तो वो 12 तक पहुंच जाएगा। गाय के लिए आएगा तो वो 10 तक हो जाएगा। बोले जी सर, तो गाय के गोबर और यूरिन दोनों पर हमसे क्या है, पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ डाटा यदि आप जैसे मान चलो आपको ऑप्शन यदि ऐसा मिला कि भैया गाय का जो गोबर है वो, ऐसा आपसे ऑप्शन दिया जाए कितना होता है, 5 किलो देती है क्या एक दिन में,
ठीक है, 15 किलो देती है क्या एक दिन में, 25 किलो देती है क्या एक दिन में, या ठीक है 28 किलो देती है क्या एक दिन में, और यह जाए आपका भैंस, क्या होगा, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे। सर वो हो जाएगा फिर हमारा 15 किलोग्राम। भैया जैसा हमें ऑप्शन नजर आएगा वैसे हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि हमने तो पढ़ा है 12 केजी के आसपास, कि सर 10 से 12 केजी होगा। अब वो थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है ऑप्शन के आधार पे, तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमसे पेपर में हर साल पेपर में पूछे ही जा रहे हैं। तो बोले जी सर बिल्कुल 100% पेपर में यदि ऐसे क्वेश्चन यदि आते हैं तो हमसे बनेगा। चलिए ठीक है जी, बोलिए। सर अगर ऑप्शन में 9, 10, 11, 12 अगर चारों इसी तरह दे दिया नहीं देते ना बेटा, ऐसा एक्यूरेट थोड़ी होता है गाय का गोबर कि एक्यूरेट मिल जाएगा आपसे। और यदि बाय चांस, पहली बात तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि एक्यूरेट हो ही नहीं सकता ना, 8, 9, 10, 11 ऐसा वो दे ही नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि इतना फ्लैक्चुएट थोड़ी होता है, कोई ये पीएच मान थोड़ी है कि बिल्कुल एक्यूरेट ही होगा, एक्यूरेट थोड़ी होती है ये चीजें भैया, थोड़ा सा अंतर होता है, 4, 4, 5, 5 चीजों का क्या होता है इसमें, हमें अंतर नजर आएगा। तो बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है। फिर भी यदि हमें ऐसा भी यदि मिल रहा है तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 10, क्योंकि एवरेज जो है चाहे वो एक मध्यम हमारी देसी गाय हो जाए या फिर कोई भी गाय हो जाए, 10 केजी के आसपास में तो गाय दे देगी। भैंस थोड़ा सा बढ़ा सकती है तो वो क्या पहुंच सकती है, 12 तक पहुंच सकती है, लेकिन 10 हमारा जो है वो एक्यूरेट आंसर होगा। लेकिन ऐसे आंसर हमें कभी नहीं मिलते, ऑप्शन ही नहीं मिलेंगे आपको ऐसे। चलिए अब एक ऐसा क्वेश्चन जिस पर हम चर्चा करेंगे, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। चलिए पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन माना जाता है इसे। आइए चर्चा करते हैं। दी लार्जेस्ट पोर्शन, दी लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ ब्रेन इज, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जानवरों का जो मस्तिष्क होता है चाहे इंसानों का होता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क का सबसे बड़ा वाला भाग वो क्या है बोले, तो क्या ये सेरेबेलम है जिसे हम लोग बोलते हैं अनुमस्तिष्क, या सेरिब्रम है, प्रमस्तिष्क, या इसे मेडुला के नाम से जानते हैं, मेडुला मज्जा, या डी इसे पॉन्स कहा जाता है, पॉन्स। किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे आप, पेपर में ये कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ही सोच समझकर इसके जवाब दीजिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर बी जी, चलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं सभी बच्चे। चलिए करेक्ट आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, हमसे पेपर में यदि पूछा जाए तो आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। कैसे, कैसे भाई पॉसिबल हुआ, तो कैसे पॉसिबल हुआ, आइए जरा उस पर चर्चा करते हैं कि
मस्तिष्क का जो सामने वाला भाग है वो क्या कहलाता है, या पीछे वाला भाग जो है वो क्या कहलाता है, या छोटा वाला भाग जो है वो क्या कहलाता है। इन सभी चीजों पर हम जरा चर्चा करेंगे कि मस्तिष्क के कौन से हिस्से को क्या कहा जाता है। चर्चा करते हैं, डायग्राम के साथ ही चर्चा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका क्या हो गया है, करेक्ट आंसर हो चुका है। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, हमारा जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क में स्टूडेंट्स, ठीक है, आपसे कुछ चीजें पूछी जाती हैं तो उसी चीज पर चर्चा करेंगे। जैसे मान चलो स्टूडेंट्स, आपने मस्तिष्क देखा होगा किसी का, कुछ इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से मस्तिष्क की डिजाइन होती है, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के भी आगे पीछे ऐसे करके आपने देखा होगा, इस तरीके से आपका मस्तिष्क होता है। बोलिए सर, कुछ इस तरीके से हमारा क्या होता है, मस्तिष्क का भाग होता है, और यहां पर क्या होती है, बहुत सारी ब्रेन में नसें होती हैं। बोलिए सर, कुछ इस तरीके से नसें होती है। हमारा सिर का भाग ऐसे ही होता है, सिर वाला। बोलिए सर, बिल्कुल यही वाला भाग होता है। तो स्टूडेंट्स, ठीक है, ये जो है, ये वाला जो हिस्सा है, ये हमारा गर्दन वाला हिस्सा है, गर्दन के थोड़े से ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, पीछे वाला हिस्सा जहां पर हमारी गर्दन होती है, ठीक है, जहां पर हमारे बाल खत्म होते हैं, पीछे के जो बाल हैं हमारे, जो खत्म होते हैं, जहां से एंड हो जाते हैं, ये वाला हिस्सा, यहां से अपने बाल खत्म हो जाते हैं सिर के ऊपर के, तो ये वाला जो हिस्सा होता है, इस वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, बोल सर, इसे कहा जाता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम तना है ये, जो अपने सिर को क्या करके रखा है, पकड़ के रखा है। जैसे आपने भैया पेड़ पौधों में पत्तियां लगी हुई हैं, लेकिन तना उसको जमा के रखा है कि नहीं रखा है, तो सर ये तना है हमारा, बोले इसे ब्रेन स्टेम के नाम से जाना जाता है। कुल मिला के ये तना है हमारा। बोले यस सर, तना है। सेरिब्रम कहां होता है, तो सर बोले सर, सेरिब्रम जो है ना वो यहां होता है, यहां कहीं होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है वो क्या होता है, यहां कहीं पर होता है सेरिब्रम। याद रखिएगा, ये वाला भाग जो है इसे हम लोग कहते हैं सेरिब्रम। इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, सेरिब्रम वाला भाग कहा जाता है हमारे शरीर का सेरिब्रम, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रामस्तिष्क। प्रामस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। बोले जी सर, प्रामस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। और क्या होता है एक और बोले सर, यहां पर एक जो भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है, ये नीचे तरफ में एक जो भाग होता है हल्का सा, इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, इस वाले भाग को कहा जाता है सेरिबेलम। इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सेरिबेलम के नाम से इसे जाना जाता है। बोलिए यस सर, इस वाले भाग को क्या कहेंगे, सेरिबेलम कहेंगे। इसे हम लोग बोलते हैं अनुमस्तिष्क। इसे क्या कहते हैं, अनुमस्तिष्क कहते हैं। ये जानवरों में, इंसानों में, सब में क्या है, एक समान होता है। तो अब आपसे पेपर में क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि भैया सबसे बड़ा जो होता है वो कौन होता है, सर सबसे बड़ा जो होता है वो होता है हमारा, ठीक है, सेरिब्रम। सेरिब्रम सबसे बड़ा होता है। और यदि आपसे मैं पूछ लूं सबसे छोटा कौन होता है भाई, सबसे छोटा कौन होता है इसमें से, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन, कौन सा होता है सबसे छोटा, सबसे छोटा कौन सा होता है, बताओ। ये सबसे बड़ा है। पेपर में यदि सबसे पेपर में पूछ ले जाती, द स्मॉलेस्ट पोर्शन, द स्मॉलेस्ट पोर्शन, मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग, मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा प्रीवियस क्लासेस में कहीं ना कहीं। सबसे छोटा वाला भाग क्या होता है, बताओ सर। सबसे छोटा वाला भाग इसके हिसाब से अभी फिलहाल क्या होगा हमारा, तो सर ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में यहां पर इतनी जगह पर क्या होता है, इतनी जगह पर क्या होती है, यहां पर होता मिड ब्रेन, मध्य भाग। यहां पर छोटी सी जगह में, यहां पर एक छोटी सी जगह में क्या होता है हमारा, मध्य भाग होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मिड ब्रेन के नाम से जानते हैं। और यहीं पर इसी के नीचे जस्ट एक और क्या होता है सर, इसकी इसी के नीचे एक और होता है पोन्स। इसी के नीचे क्या होता है, पॉन्स होता है हमारा, पॉन्स। यही जो पॉन्स है ये इसके नीचे होता है, ये मिड ब्रेन है, जिसे हम लोग बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के नाम से जानते हैं इसे। बोलिए सर, मध्य मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। और इसी के नीचे वाले भाग में, यहां पर इसके और थोड़े से नीचे में क्या होता है सर, इसके थोड़े से नीचे में होता है हमारा मेडुला। थोड़े से नीचे में क्या होता है, मेडुला होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मज्जा के नाम से जानते हैं।
जिसे हम लोग मज्जा के नाम से जानते हैं। बोले यस सर, मज्जा के नाम से जानते हैं। ये सभी चीजें आपने कभी ना कभी क्या होगा, पढ़ा हुआ होगा। तो बोले यस सर, बिल्कुल सर, पता है हमें। चलिए, आई होप ये सारी चीजें आपने देखा होगा। अब जरा सबसे छोटा वाला भाग यदि आपसे पेपर में दिया जाए तो कौन सा होता है? सबसे छोटा वाला भाग, सर सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? तो स्टूडेंट्स, मिड ब्रेन जो होता है वो सबसे छोटा होता है। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन जो होता है वो सबसे छोटा होता है। मिड ब्रेन जो होता है वो क्या होता है? सबसे छोटा होता है। सबसे बड़ा वाला भाग क्या होता है हमारा ब्रेन स्ट्रक्चर में? सबसे बड़ा वाला भाग सेरिब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो प्रमस्तिष्क होता है, जिसे हम लोग सेरिब्रम कहते हैं। सबसे छोटा वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन बोलते हैं। मिड ब्रेन इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है, रीजन ऑफ द ब्रेन। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब जरा हम एक एक चीजों पर और गौर करेंगे। ये डायग्राम आप बना लीजिए, और इसमें और भी काम काम की चीजें हैं जिसको हम लोग लिखेंगे, सारी चीजों के लिखेंगे। अभी डायग्राम को मैं थोड़ा सा और बड़ा बना के आपको एक एक चीजें डिटेल में बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये गाय का, भैंस का, किसी का भी आप डायग्राम समझ सकते हैं, ठीक है, या इंसानों का भी समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंसानों का भी यदि हम डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से क्या होता है, ठीक है, डायग्राम जो है हमारा रूप लेता है। तो बोले यस सर, बिल्कुल लेता है। और जो स्ट्रक्चर थोड़ा सा यदि हम ऐसा ना बना के यदि आपको ऐसा बनाए तो आपको लगेगा थोड़ा सा कुछ इस तरीके से होता है, वो हल्का सा इस तरीके से बनाते हैं बनाने के लिए। और इसके अंदर की जो संरचनाएं होती हैं वो कुछ ऐसी संरचनाएं, अंदर की कुछ ऐसी संरचनाएं होती, क्योंकि बहुत सारी क्या होती है इसमें, ठीक है, कोशिकाएं पाई जाती हैं। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हिस्सा है बीच का, एक बीच का मैं हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा जो नीचे आया हुआ है, ठीक है, इस वाले हिस्से को तो हमने चर्चा कर ही लिए हैं कि भैया जो नीचे एक हिस्सा आया हुआ है इसे क्या कहा जाता है? ये वाले हिस्से को कहा जाता है ब्रेन स्टेम कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, पहली बार आप शायद पढ़ रहे होंगे। ये वाला हिस्से को हम लोग ब्रेन स्टेम कहते हैं। बोले जी सर, ठीक है। इस वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? इस वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? यहां पर जो हिस्सा एक लटकता हुआ हिस्सा है वो इस बार यहां लटका हुआ है। आप चाहो तो उसको यहां भी ऐसे लटका सकते हो, कहीं भी लटका सकते हो। ऐसा हल्का सा थोड़ा सा नीचे होता है, सबसे थोड़ा सा नीचे होता है। ये वाला हिस्सा क्या होता है? तो सबसे थोड़ा सा नीचे लटकता हुआ होता है। इसे क्या कहा जाता है? बताओ, इसे क्या कहा जाता है? सेरिबेलम के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हमारी सेरिबेलम के नाम से जाना जाता है। तो बोलिए सर, सेरिबेलम के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं अनुमस्तिष्क के नाम से जानते हैं कि भैया ये वाला जो हिस्सा है हमारा क्या है? अनुमस्तिष्क होता है। बोले जी सर, अनुमस्तिष्क होता है। अब यहीं पर यदि मैं आपसे बात करूं, पिट्यूटरी ग्लैंड कहां होता है? नाम सुना आपने पिट्यूटरी ग्लैंड? हाँ सर, सुना है, याद आया याद आया। पिट्यूटरी ग्लैंड सुना है? तो बोले जी सर, पिट्यूटरी ग्लैंड सुना है। कहां होता है? पीयूष ग्रंथि सुना? पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। बोले हाँ जी सर, सुना है, पीयूष ग्रंथि सुना है। तो पीयूष ग्रंथि स्टूडेंट्स क्या होती है? ये जो हिस्सा होता है हमारा, ये वाला जो हिस्सा होता है, मेन चीजें यही होती है सेंटर में, यहां पर। तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है यहां कहीं पर क्या हो जाता है हमारा? थैलेमस सुना है? थैलेमस। बोले हाँ सर, थैलेमस तो बहुत बार सुना है हमने। इस वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थैलेमस। बोले जी सर, थैलेमस कहते हैं। इसके सबसे नीचे, यहां कहीं पर सबसे नीचे क्या होता है सर? यहां कहीं पर सबसे नीचे होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। यहां कहीं पर क्या होता है अलग से? और जो बनाए हो आपने उसके अलावा बता रहा हूं मैं आपको, है ना। यहां पर क्या होता है? यहां पर होता है सर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम लोग बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने। तो बोले यस सर, सुना हुआ है हमने। इसे क्या कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। बोले जी सर, पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। अब क्या होता है? तो सर एक चीज हमने और देखा यहां पर। क्या चीजें देखा हमने इसमें? क्या देखा हमने? तो सर यहां कहीं पर क्या होता है हमारा?
यहीं कहीं पर क्या होता है सर, यहीं कहीं पर हमारा होता है कौन सा वाला हिस्सा, सेरेब्रम वाला हिस्सा भी होता है, प्रामस्तिष्क भी यहीं पर होता है सर, हमने लिख चुका है। बोलिए सर, प्रामस्तिष्क भी होता है। और हमने मेडुला और पॉन्स वगैरह देखा, तो मेडुला और पॉन्स वगैरह जो चीजें होती हैं वो इस निचले हिस्से पर होती है, यहां से लेकर यहां तक का जो थोड़ा सा निचला हिस्सा होता है, यहां पर मेडुला और पॉन्स दोनों होते हैं जो स्टेम ब्रेन, ठीक है, या ब्रेन स्टेम के क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। बोलिए सर, उसके पार्ट्स माने जाते हैं। ठीक है, मतलब मिड ब्रेन, इन्हीं हिस्सों पर क्या होगा हमारा, मिड ब्रेन हो जाएगा इन्हीं हिस्सों पर, और नीचे की ओर थोड़ा थोड़े में क्या हो जाएगा सर, पॉन्स हो जाएगा। इन्हीं थोड़े थोड़े हिस्से में क्या हो जाएगा हमारा, मेडुला भी हो जाएगा, जिसे हम लोग मज्जा कहते हैं। ये सब किसके हिस्से हैं सर, ब्रेन स्टेम के हिस्से माने जाते हैं, नीचे की ओर, सबसे नीचे की ओर होते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये बताइए मुझे, ये पीयूष ग्रंथि क्या काम करती है, पीयूष ग्रंथि क्या काम करती है? पेपर में यदि आपसे पूछा जाए कि भैया जो पीयूष ग्रंथि है, ये पीयूष ग्रंथि क्या करती है, बताओ। पीयूष ग्रंथि क्या है, पेपर में यदि पूछा जाए पीयूष ग्रंथि क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, तो सर इसका आकार मटर के दाने के समान होता है। इसका आकार क्या होता है, मटर के दाने के समान होता है। आपने पढ़ा हुआ होगा, बोलिए सर, मटर के दाने के समान होता है। इसे क्या कहा जाता है, सेल टर्सिका के नाम से जाना जाता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को ही आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा हुआ होगा, एमसीक्यूज में, मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है, इसे आपने एक और नाम से सुना होगा, मास्टर ग्लैंड। तो बोले जी सर, मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि पेपर में कई बार आता था 9th-10th में हमें। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को ही क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है, पेपर में दिया आया तो 100% हमसे यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये पीयूष ग्रंथि क्या काम करती है स्टूडेंट्स, कोई हार्मोन स्त्राव करती है क्या, बोले यस सर, हार्मोन का स्त्राव करती है, ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन का स्त्राव करती है। अब ये ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन क्या चीज होता है भाई, पेपर में यदि आपसे पूछा जाए कि भैया ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन क्या होता है, क्या करता है ये ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन, ऑक्सीटॉक्सिन नाम का जो हार्मोन है ये क्या काम करता होगा, कोई विशेष काम, ऑक्सीटॉक्सिन। ओके, ऑक्सीटॉक्सिन जो होता है ये दूध स्राव करता है। चलिए ठीक है भाई, क्लियर है। तो सर पीयूष ग्रंथि जो होता है ये ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन का स्त्राव करता है, मतलब यौन प्रजनन, शिशु जन्म के बाद में महिलाओं में जो मासिक धर्म को रोकना, ठीक है, और क्या होता है, मतलब आपने देखा होगा मासिक धर्म को रोककर क्या करता है, दूध एकत्रित करता है। उसके बाद में जब बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, महिलाओं के, ठीक है, ब्रेस्ट से क्या होता है, दूध निकलता है। तो बोलिए सर, तो दूध स्त्राव करने के काम में आता है ये ऑक्सीटॉक्सिन। बोलिए सर। अब स्टूडेंट्स आपने देखा होगा आपके अंदर में क्या होता है, किसी को भी देखकर क्या होता है, ठीक है, प्यार वाली फीलिंग आती है, दया आती है। जैसे आप मंदिर के सामने किसी भिखारी को देख लो तो आपको क्या लगता है, अरे ये बहुत गरीब है ना, कुछ पैसे दे देना चाहिए। भले ही आपके पास में पैसे नहीं हो लेकिन आपको फीलिंग आ जाती है कि इसको पैसे देना चाहिए। या ठीक है, जिस एज में आप हो इस एज में आपको कोई लड़का कोई लड़की पसंद आने लगता है, या आप अपने घर वालों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कुछ लोग जो रहते हैं वो, ठीक है, मम्मी को ज्यादा लगाव होता है, किसी को पापा के साथ में बहुत ज्यादा लगाव होता है, या अपने दोस्त भाइयों को आप लोग बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत करते हैं। तो जो आपके अंदर प्यार वाली फीलिंग होती है, वो प्यार वाली फीलिंग कहां से आती है, कौन सा हार्मोन स्रावित करता, बताओ। आपको जो लगाव होता है, चाहे वो जानवरों से लगाव हो, आपने देखा होगा आप लोग डॉगी वगैरह पालते हैं, कुत्ता पालने की आदत होती है, कुछ लोग जो होते हैं, ठीक है, तोते को पालते हैं। तो जो भी आपको लगाव है, किसी भी चीज से लगाव है, हो सकता है कुछ लोगों को पढ़ाई से बहुत ज्यादा प्यार हो, लड़के लड़कियों से ना हो तो जो भी आपको, या किसी को अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार होता है कि भैया मुझे ये काम बहुत पसंद है, तो वो सारी की सारी जो आप भी, आपके अंदर जो स्त्राव होता है वो कौन सी ग्रंथि करती है, पीयूष ग्रंथि करती है। और पीयूष ग्रंथि जो है ऑक्सीटॉक्सिन नामक हार्मोन का क्या करती है, स्त्राव करती है। ऑक्सीटॉक्सिन नाम का क्या करती है, स्त्राव करती है। कौन सी ग्रंथि करती है, तो सर पीयूष ग्रंथि करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। किसका स्त्राव करता है,
पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सर किसका स्त्राव करता है? सर ये करता है हमारा ऑक्सीटॉक्सिन का, ऑक्सी, ठीक है, टॉक्सिन का। बोलिए यस सर, ऑक्सीटॉक्सिन का क्या करता है? ये स्त्राव करता है। तो ये ऑक्सीटॉक्सिन क्या होता है? क्लियर हो गया सभी लोगों को? तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है सर, पेपर में भी हमसे पूछा जाए तो 100% क्या होगा, यहां से क्वेश्चन बन जाएगा, ऑक्सीटॉक्सिन। चलिए, ये प्यार वाली जो फीलिंग होती है हमारे अंदर, ये प्यार वाली फीलिंग को लेकर आता है ऑक्सीटॉक्सिन। चलिए भाई ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मास्टर है भाई, ठीक है, बिना प्यार मोहब्बत के ये दुनिया चल ही नहीं सकती, ठीक है, तो इसे इसलिए मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और क्या करता है ये? तो सर ये प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन स्रावित करता है, एक लिक्विड होता है, एक क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा भाई, आपको यूरिन निकलता है, आपने कुछ भी खाया तो आपको यूरिन निकलेगा, एक लिक्विड टाइप का यूरिन निकलता है। बोले यस सर। तो वैसे ही ऑक्सीटॉक्सिन नाम का एक थोड़ा सा लिक्विड रिलीज होता है हमारे शरीर से, ठीक है। तो वो क्या होता है, ठीक है, प्यार वाली फीलिंग को बढ़ाता है। अब ये प्रोलैक्टिन क्या चीज होती है भैया? प्रोलैक्टिन क्या करता होगा? पेपर में यदि आपसे पूछा जाए कि ये प्रोलैक्टिन क्या है, तो क्या बताओगे? प्रोलैक्टिन क्या होता है, क्या करता होगा प्रोलैक्टिन? पेपर में ये भी पूछा गया है। प्रोलैक्टिन का क्या काम है? दूध का, प्रोलैक्टिन का काम है दूध, जी, ओके भाई। चलिए, प्रोलैक्टिन का काम है दूध। महिलाओं में गर्भकाल के दौरान आपने देखा होगा, ठीक है, अब जो महिलाएं जानती हैं उन्हें अच्छे से पता है, स्टूडेंट्स, क्या होता है, दूध स्रावित करता है ये। आपने जिन भी महिलाओं को देखा होगा या आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। प्रेगनेंसी से पहले महिलाओं के जो स्तन होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी से पहले महिलाओं के जो स्तन होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। लेकिन जैसी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, तो प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद में लगभग जब वो, ठीक है, प्रेगनेंसी के लगभग 2 महीने 3 महीने हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिक उनका जो ब्रेस्ट होता है, स्तन का जो साइज होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। जानवरों में भी यही होता है। आपने देखा होगा जब एक गाय नॉर्मली होती है, ये दोनों बता रहा हूं मैं, ये एनिमल के ऊपर ही बता रहा हूं, लेकिन इंसानों को लेकर बता रहे हैं जिससे आपको समझ में जल्दी दिया जाए। बात वही हो रही, इंसानों की और जानवरों की दोनों की बात हो रही, टॉपिक हमारा जानवरों का ही है, लेकिन इंसान को लेकर रिलेट कर रहे हैं क्योंकि आप इंसानों से अच्छे से समझ जाते हैं। तो जानवरों को आपने देखा होगा, जैसे ही जानवर गर्भ धारण कर लेता है, कोई भी गाय गर्भ धारण कर लेती है, तो उसका जो ओभा होता है, जो अयन होता है, जहां पर उसका दूध निकलता है थनों से, तो थनों के ऊपर का जो अयन होता है जिसे ओभा कहते हैं, वो जो ओभा होता देखा होगा आपने, वो क्या होने लगता है, बड़ा होने लगता है। आप किसी भी जानवर को देख के बता दोगे कि अरे यार ये जानवर जो है ये प्रेग्नेंट है और ये बच्चा देने की क्या है, लास्ट स्टेज में आ गया है, क्योंकि उसका जो है पेट भी बड़ा दिखाई देता है आपको, और उसके जो थन है, थन भी मोटे मोटे हो जाते हैं, और उसका जो ओभा होता है, अयन होता है, वो भी मोटा हो जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो दूध स्राव करने का काम, या महिलाओं में या किसी भी गाय में या भैंस में जो क्या होता है, उसका जो ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के बाद में, ठीक है, तो स्तनों का आकार बढ़ने का कारण क्या होता है, कौन सा हार्मोन करता है? सर प्रोलैक्टिन करता है। स्तनों का आकार बढ़ाने का काम कौन करता है? प्रोलैक्टिन करता है, याद रखिएगा। बोलिए सर, बिल्कुल ठीक है, बनेगा हमसे। तो दूध स्त्रावन का काम करता है ये, प्यार का काम कौन करता है? ऑक्सीटॉक्सिन करता है। बोले जी सर ठीक है। अब इसके बाद में, ठीक है, थर्ड नंबर में, ठीक है, फॉलिक्स, फॉलिक्स एक और जो है उस चीज का ये स्त्राव करता है, फॉलिक्स का स्त्राव करता है। भैया फॉलिक्स क्या चीज होती है भाई? पेपर में भी आपसे पूछा जाए भैया फॉलिक्स क्या चीज होता है, क्या होता है ये फॉलिक्स, बताओ, फॉलिक्स क्या चीज होता है? फॉलिक्स क्या चीज होती है? पेपर में भी आपसे पूछा जाए भी फॉलिक्स क्या होता है, फॉलिक्स। तो फ्रेंड्स, फॉलिक्स आपने देखा होगा कई बार, ठीक है,
इंसानों को आपने देखा होगा, जब कोई छोटा बच्चा रहता है, जैसे मान चलो आप भी हैं, आप भी यदि अभी हैं, तो आपके अंदर स्ट्रेंथ क्या होता है, कई बार जो होता है, ठीक है, फॉलिक्स, ऐसा भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, आपके अंदर कई बार ऐसा होता है कि भाई काश, ठीक है, ऐसा बच्चा हमारे घर भी हो। किसी बच्चे को, छोटे से बच्चे को देखकर आपको ऐसा लगता है, कई बार देखा होगा, यदि आप कोई बॉल पेपर वगैरह देख लेते हो या टीवी में किसी बच्चे को देखते हो, तो आपको लगता है कि काश ऐसा बच्चा मेरा भी हो या हमारे घर में भी किसी का हो। जैसे आपके यहाँ कोई प्रेग्नेंट यदि है, तो आपको वो फीलिंग आती है कि काश ऐसे बच्चे हमारे यहाँ भी हों, ठीक है, या किसी को देखकर ऐसी फीलिंग आती है कि काश ये आदमी मेरा हो जाए, ठीक है, या ये चीज मेरी हो जाए। वो फीलिंग आती है ना, मेरा वाला, हक वाली चीजें आती कि भाई ये मेरी होना चाहिए चीजें। या कोई गाड़ी देखकर आपको हो जाती है, जैसे आपने मार्केट में किसी गाड़ी को देखा, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कुछ कुछ भी आपने देखा, तो आपको ऐसा फीलिंग आती, काश ये मेरी होना चाहिए, या मैं इसे लूंगा, या ऐसी ही मैं लूंगा, यही कलर की लूंगा, ये वाली फीलिंग आती है। बोले हाँ जी सर, बिल्कुल आती है, ठीक है, आती ना कि ये वाली गाड़ी तो मैं लूंगा, इसी कलर की लूंगा। या ऐसा कोई भी चीज है, लड़कियों को कपड़े पसंद आते हैं, हालांकि ठीक है, ये वाले कपड़े नहीं, ठीक है, सहेली के पास में जैसे होते हैं वैसे नहीं लेना चाहती, उससे हट के लेना चाहती हैं लड़कियां, सेम सेम हो जाते हैं फिर, ठीक है। चलिए, तो बोले यार सर ये फॉलिक्स होता है, इस ग्रंथि का स्त्राव ही, इस हार्मोन का स्त्राव ही क्या होता है, कौन करता है, पीयूष ग्रंथि करती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में, ठीक है, वृद्धि हार्मोन जो होते हैं उसका स्त्राव ही करती है, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का स्त्राव करती है, वृद्धि हार्मोन। बोले यस सर, वृद्धि हार्मोन का भी क्या करती हैं, स्त्राव करती हैं। बोले यस सर, वृद्धि हार्मोन, ठीक है। आपको ऑटोमेटिक ऐसा लगता है कि यार मैं थोड़ा सा मोटा हो गया हूं, या मैं, ठीक है, जैसे आपने कभी कुछ, जैसे आप एक दिन जिम गए या आप एक दिन एक्सरसाइज करने गए, तो ऑटोमेटिक लगने लगता है कि मेरे अंदर ताकत आ गई है, ठीक है, मैं बहुत बलवान हो गया हूं, एनर्जी आ गई है। या आप एक ही दिन पढ़ने बैठे, अरे मैं तो बहुत पढ़ने लगा हूं, ऐसी फीलिंग आ जाती है आपके अंदर। या एक ही दिन यदि आप ज्यादा खाना खा लो या कुछ भी ऐसा कर लो, तो आपको ऐसा लगता है, ठीक है, कि भाई मैं तो कर लेता हूं। जैसे आपने मान चलो आज ये एक चैप्टर पढ़ लिया, अरे मैं तो पूरा पेपर निकाल लूंगा, ठीक है, मैं तो बहुत पढ़ने लगा हूं। ऑटोमेटिक ऐसी फीलिंग आने लगती है, भले ही वो काम एक बार किया हो, भले ही वो काम आपने एक बार किया हो, लेकिन फीलिंग बहुत खतरनाक आने लगती है बॉडी में। बोलिए सर, और ऑटोमेटिक ऐसी फीलिंग आने से फायदा क्या होता है, ऑटोमेटिक आपके अंदर में वो एनर्जी आने लगती है, ठीक है। बोलिए सर, क्योंकि जब आप सोचते हो कि मैं कर सकता हूं, तो आपका मस्तिष्क जो होता है, पीयूष ग्रंथि जो होती है, वो ऑटोमेटिक क्या करने लगती है, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कर देती है, मतलब आप कर सकते हो। और यदि आपने अपने दिमाग को बोल दिया, अरे यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मेरे से तो पेपर नहीं निकल पाएगा, मैं गाड़ी नहीं चला सकती, गिर जाऊंगी यदि मैं गाड़ी चलाऊंगी तो, अरे मैं साइकिल कैसे चलाऊंगी, मैं साइकिल से गिर जाऊंगी, ठीक है, अरे मैं पैदल कैसे जाऊंगा, मैं तो थक जाऊंगा, तो आप थक जाओगे। अभी आपने देखा होगा, नॉर्मली यदि मैं आपको बोलूं कि भाई एक दिन आप बिना पानी पिए रह के दिखाओ, जैसे तीज का उपवास जो होता है, करवा चौथ का उपवास जो होता है, या जो नवरात्रि का उपवास होता है, या कोई भी फास्ट वगैरह रखते हैं आप लोग, आपको मैं बोलूं कि भाई आप एक दिन बिना पानी पिए रह के दिखाओ, नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि कोई रीजन ही नहीं है ना आपके पास में, कोई रीजन ही नहीं है। लेकिन जब आपको रीजन मिल गया कि भैया मुझे करवा चौथ रहना है लड़कियों को, या लड़के भी रहते हैं कई बार, ठीक है, तो आपके पास में रीजन है, और आपने दिमाग को आपने क्या कर दिया, कमांड पहुंचा दिया दिमाग को कि भाई आज मेरा फास्ट है और आज मैं पानी नहीं पीऊंगा, तो वास्तव में आपको पूरे दिन प्यास नहीं लगेगी। लगती क्या बताओ, लगती प्यास? बोल सर नहीं लगती। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसा आप सोचोगे, वो कहावत है ना कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप बनोगे, जैसा आप बोलोगे वैसे ही आप बनोगे। यदि आप दिन में यदि 3-4 बार यदि आप ऐसा, या दिन में आप किसी से भी बोले, जैसे आपने किसी से पूछा और कैसे हो, ठीक है, अरे भाई परिस्थिति ठीक नहीं है, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं, तो आप गरीब नहीं भी हो, तो आप धीरे धीरे गरीब बनने की ओर जा रहे हो। और यदि आप बोलोगे भाई कैसे हो, अरे ठीक है बस सब बढ़िया चल रहा है, एक नंबर अच्छी कमाई हो रही, भले ही नहीं हो रही है,
लेकिन यदि आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपका दिमाग आपको पॉजिटिव संकेत पहुंचाएगा और धीरे धीरे आप क्या हो जाओगे, आगे की ओर बढ़ने लगोगे। तो दिमाग में आप जैसा सोचोगे वैसा ही होता है, उसका काम होता है ग्रोथ हार्मोन। जैसी कमांड आप शरीर को करते हो, दिमाग को करते हो, दिमाग वैसे ही काम कराएगा। आप बोलोगे मैं थोड़ी देर सो जाऊं क्या, ठीक है, तो आप सो जाओगे, ठीक है। और यदि आप दिमाग को बोलोगे नहीं मैं 24 घंटे काम कर लूंगा, तो आप 24 घंटे काम कर लोगे। तो जैसा आप दिमाग को चाहो वैसा ढलेगा। यदि आप सोचो मेरे से मैथ्स नहीं बनती, तो नहीं बनेगी। और यदि आप बोलोगे मैं मैथ्स कर लूंगा यार, मेरे से तो बन जाएगी, धीरे धीरे बनेगी, भले ही बनेगी, ठीक है, तो आपसे बनेगी, आपसे बनेगी, हर चीज बनेगी। आपको गलत कमांड नहीं देना है। इसलिए कहा जाता है संगति का असर, क्योंकि आप जैसे लोगों के साथ में रहते हो, आप दिन भर वैसे ही सोचोगे, वैसे ही सोचोगे, तो आपका जो पीयूष ग्रंथि है वो भी आपको क्या करेगा, वैसे ही लिक्विड को रिलीज करेगा। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव लिक्विड रिलीज होगा बॉडी में, आपकी पूरी बॉडी नेगेटिव हो जाएगी। आप हमेशा नकारात्मक सोचोगे। यदि आप पॉजिटिव लोगों के साथ में रहोगे, पॉजिटिव चीजों को देखोगे, यदि आप मोबाइल चालू कर रहे हैं तो भी अच्छी अच्छी चीजों को देख रहे हो, अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हो, गंदी चीजों से दूर हो, ठीक है, तो यदि आप अच्छे वातावरण की चीजों के साथ में रहोगे तो आप अच्छा बनोगे, गलत चीजों के साथ में रहोगे तो गलत बनोगे। उसको कौन डिसाइड करता है, पीयूष ग्रंथि करती है। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को सबसे अच्छा ग्लैंड माना जाता है और इसे ही मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। आई होप क्लियर हुआ या नहीं, सबको बनेगा। चलिए अच्छी बात है भाई। पीयूष ग्रंथि के बाद में ये जानवरों में भी होता है। आपने देखा होगा जानवर जो होता है, कुत्ता जो होता है, या जो मान चलो गाय जो होती है, उसके मालिक की गाड़ी की आवाज सुनकर ही चिल्लाना चालू कर देती है। देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है, उसके मालिक की आवाज सुनकर ही कुत्ता भौंकना चालू कर देता है, भले ही वो गाड़ी आपकी आधा किलोमीटर दूर क्यों ना हो। गाय गाड़ी की आवाज सुन के पहचान जाती कि मेरा मालिक आ गया, वहीं से चिल्लाना चालू कर देती है, वहीं से प्यार करना चालू कर देती है। तो जानवरों में ये फीलिंग होती है, इंसानों में भी होती है। और वहीं पर यदि कोई दूसरा आदमी आ जाए तो गाय उसको मारेगी या कुत्ता उसको भौंकेगा, कुत्ता उसको काटेगा। लेकिन यदि मालिक यदि 10 साल बाद भी यदि घर आया है तो कुत्ता पहचान जाएगा कि मेरा मालिक आया है। क्यों पहचान जाता है, उसके अंदर वो ग्रंथि है, कौन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो उसे बताता है कि ये मेरा पहचान वाला है। थैलेमस, हमारे मस्तिष्क में थैलेमस भी होता है। हमारे मस्तिष्क में क्या होता है, थैलेमस होता है। अब ये थैलेमस क्या चीज होती है बताइए, पेपर में यदि आपसे पूछा जाए थैलेमस क्या होता है, तो थैलेमस जो होता है स्टूडेंट्स, रिले स्टेशन होता है। थैलेमस जो होता है वो क्या होता है, रिले स्टेशन होता है। रिले स्टेशन का मतलब क्या होता है, रिले का मतलब क्या होता है बताओ। सिर गर्दन में महसूस होने वाला तापमान थैलेमस के कारण से होता है। नींद चक्र थैलेमस के कारण से होता है। हम जो ध्यान लगाते हैं थैलेमस के कारण से लगाते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है सर। थैलेमस क्या होता है, हमें जो हम लोग ध्यान वगैरह लगाते हैं, एक जैसे हम कई बार कोई चीज भूल जाते हैं ना, आंख बंद करते हैं फिर सोचते हैं, ऐसा होता है आप लोगों के साथ में कि नहीं होता? मेरे साथ तो होता है। यदि कोई चीज भूल जाओ तो आंख बंद करो, तो थोड़ी देर यदि सोच विचार करोगे तो वो याद आ जाती कि हमने कहाँ रखा था या हमने क्या पढ़ा था, ऐसा कुछ याद आ जाता है। पढ़ा है क्या? बोले यस सर, बिल्कुल याद आ रहा है हमें। तो थैलेमस क्या करता है भाई, चीजों को क्या करता है बताओ। यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए कि भैया थैलेमस क्या करता है तो क्या बताओगे, क्या काम है थैलेमस का, मुख्य काम क्या होता है? पेपर में यदि आपसे पूछा जाए कि भैया थैलेमस का मुख्य काम बताइए, एक मुख्य काम थैलेमस का, तो क्या बताना चाहेंगे कि थैलेमस क्या करता होगा? फोकस करवाता है। ओके, शरीर में फोकस करवाता है, ठीक है, ओके। और क्या करता है थैलेमस? तो स्टूडेंट्स जो भावनात्मक जो चीजें होती है हमारे अंदर, जो भाव आता है, जैसे मान के चलो आपने देखा होगा कि भाई कोई यदि क्या हो गया, आपके आजू बाजू वाला बच्चा यदि टॉप आ गया है तो आपको या तो अच्छी चीजें, आपका दोस्त यदि टॉप आया है तो आपको आएगा अरे वाह मेरा दोस्त टॉप आ गया, ठीक है, पास हो गया 1 नंबर। और यदि कोई बच्चा यदि टॉप आ गया और वो आपका दोस्त नहीं तो आपको बुरा लगेगा। तो अच्छा बुरा जो भाव हमारे अंदर आता है, अच्छा बुरा जो भाव आता है, किसी को देख के हमें ईर्ष्या होती है,
किसी को देख के जलन होती है, किसी को देखकर हमें क्या होता है, गर्व महसूस होता है, ठीक है, या हम किसी चीज में ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो ध्यान लगाएंगे, यदि हम किसी चीज को याद कर रहे हैं तो ध्यान लगाएंगे। ये जो भाव है हमारे अंदर, ये भाव का निर्माण कौन करता है? भाव का निर्माण कौन करता है? थैलेमस करता है। बोलिए सर, अंडे के आकार का होता है थैलेमस। कैसा होता है थैलेमस? अंडे के आकार का, कुछ इस तरीके से क्या होता है, अंडे का आकार का होता है। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। बोले सर, पेपर में हमसे पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है। तो थैलेमस के कार्य यदि आपसे पेपर में पूछे जाए तो बनेंगे क्या, कि थैलेमस क्या कार्य करता है, कि नहीं बनेगा? बोले सर बन जाएगा। थैलेमस के कार्य यदि पूछा जाए तो क्या काम करता है थैलेमस? हमारे शरीर में जो भाव उत्पन्न होते हैं, भाव को उत्पन्न करता है, फीलिंग को उत्पन्न करता है। क्या करता है? भावनात्मक क्रिया करने का काम करता है। भावनात्मक क्रियाएं हमारे अंदर क्या आती है, जो फीलिंग्स आती हैं, फीलिंग्स को क्या करता है, क्रिएट करता है। फीलिंग्स को क्या करता है, ये शरीर में क्रिएट करने का काम करता है, फीलिंग्स को बनाता है। तो बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है भाई, फीलिंग्स को बनाने का काम करेगा। चलिए, क्लियर हो गया, ये थैलेमस का काम है। थैलेमस के बाद में आपने नाम सुना होगा सेरिब्रम। सेरिब्रम आपने अभी नाम सुना ही है। बोले जी सर, बिल्कुल सुना ही है, कोई बात ही नहीं है उसमें। सेरिब्रम जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। सेरिब्रम, प्रामस्तिष्क। ये प्रामस्तिष्क क्या करता होगा? प्रामस्तिष्क कुछ ना कुछ तो करता ही होगा शरीर के अंदर जाके, मतलब शरीर के अंदर यदि विद्यमान यदि है ये सिर में, तो सिर का कुछ ना कुछ तो काम करता ही होगा, कि बस सिर्फ सबसे बड़ा आदमी है, सबसे बड़ा आदमी है तो भैया बस कुछ नहीं करेगा, ऐसा कोई? थैलेमस के बाद में आपका टॉपिक है सेरिब्रम का। बताओ सेरिब्रम क्या करता होगा, सेरिब्रम का क्या काम है? तो बोले सर, जब भी बच्चों आपने, ठीक है, क्या किया होगा, सेरिब्रम को देखा होगा, तो सेरिब्रम की खास बात है, ठीक है, सेरिब्रम की क्या है, बहुत ही खास बात होती है। आपने देखा होगा, पढ़ना, लिखना, सीखना, इस फीलिंग को कौन बना के रखता है शरीर में? मांसपेशियों को नियंत्रित करना। जैसे आपने देखा होगा कोई आदमी बिना उसके, ठीक है, भाषण देता है बिना कागज के, या वो नए नए विचार आते हैं आपके मन में, नए नए विचार कि मैं ऐसा कर लूंगा, ठीक है, मेरे पास में इतने पैसे हो जाए तो ऐसा कर लूंगा, या मैं ये चीज खरीद लूंगा। ये ऐसी चीजें आपके मन में आती है, नहीं आती क्या? आती है, विचार आते हैं आपके मन में, नए 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 विचार आते हैं। वही विचार के बाद में कई बार सपने भी आने लगते हैं आपको। विचार तो आते होंगे, जिसके मन में विचार नहीं आते मतलब, ठीक है, वो इंसान है ही नहीं। क्योंकि विचार आना बहुत जरूरी, क्योंकि विचार यदि आएंगे तो वैसे ही आपके भाव बनेंगे, वैसे ही आपका थैलेमस काम करेगा भाई। तो स्टूडेंट्स, आपके शरीर में जो भाव बनते हैं, मांसपेशियों को नियंत्रित करना, आपके शरीर में जो भाव बनते हैं उन भावों को मैनेज करना, पढ़ना, लिखना, सीखना जो हम करते हैं वो किसके कारण से होता है? ठीक है, तो सर पहली बात तो ये क्या काम करता है, पहला काम ये करता है मांसपेशियों को नियंत्रित, मांसपेशियों को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। तो बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। कंट्रोल, ठीक है, मसल फंक्शन, कंट्रोल मसल फंक्शंस। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। विचार, विचार हमारे मन में जो आते हैं, जो भी थॉट वगैरह आते हैं हमारे मन में, ठीक है, वो इसी के कारण से आते हैं, विचार इसी के कारण से आते हैं। और पढ़ना, लिखना और सीखना, ये तीनों चीजें भी जो है वो किससे कंट्रोल होती हैं? कौन कौन सी? तो स्टूडेंट्स, पहली बात तो देखो, इसमें हो गया हमारा रीडिंग, क्या हो गया हमारा, रीडिंग, राइटिंग एंड लर्निंग जो हमारी होती है वो किस पे डिपेंड होती है? कौन सा मस्तिष्क उसको बना के रखता है?
सेरिब्रम बना के रखता है। सेरिब्रम अपने पीछे वाले हिस्से में होता है, इसलिए आपने कई बार पिक्चरों में देखा होगा, ठीक है, बोले सिर में नहीं मारना, ठीक है, इससे क्या होता है, दिमाग छोटा होता है। ऐसा पहले एक पुराने समय में छोटे छोटे बच्चे ऐसे डायलॉग मारते थे स्कूलों में, सर यदि सिर में मारते तो सिर में मारने के लिए मना करते हैं, घर वाले भी सिर में कभी नहीं मारते, या टीचर वगैरह भी कभी सिर में नहीं मारते, यदि कोई सिर में मारता है तो हम लोग बोलते हैं दिमाग छोटा हो जाएगा। तो वो सेरिब्रम है, क्योंकि सेरिब्रम में यदि धक्का लगेगा, यदि कोई सिर में यदि जोर से मार दे तो सेरिब्रम में धक्का लगेगा, और सेरिब्रम में यदि धक्का लगेगा तो आपका पढ़ना लिखना सीखना, जो भी विचार हैं या मांसपेशियां हैं आपकी कंट्रोल नहीं हो सकती। कई बार आपको जैसे सिर में लग जाती तो हम लोग क्या हो जाते हैं, पागल टाइप के हो जाते हैं। पिक्चरों में तो बहुत देखा है आप लोगों ने, सिर में यदि किसी के यदि कोई किसी ने यदि क्या पटक दिया, लकड़ी पटक दिया, डंडा पटक दिया, कुछ मार दिया, तो उसकी याददाश्त चली जाती थी, देखा है, याददाश्त चली जाती थी, फिर वो किसी को नहीं पहचानता था, फिर जहां पर उसको लगी थी एक दूसरी बार फिर से उसको वहीं पर कभी लगती थी, कोई जो पिक्चर के विलन रहते थे, गुंडे वगैरह रहते थे, वो उसको फिर वहीं मारते थे उसी जगह पर किसी कारण से, या फिर वो गिर जाता था सीढ़ियों से तो उसकी याददाश्त फिर से वापिस आ जाती थी। तो ये हमने बहुत देखा है। वो किस पे चोट लगने के कारण से होता है, सेरिब्रम पे चोट लगने के कारण से होता है। किस पे चोट लगने के कारण से होता है, सेरिब्रम पर चोट लगने के कारण से होता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है सर, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो हमसे आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए ये हमारा सेरिब्रम था। अब हम सेरिब्रम के बाद में बात करेंगे सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम हम बात करेंगे आपसे। सेरिबेलम टॉपिक है हमारा अनुमस्तिष्क का, अनुमस्तिष्क का टॉपिक है, अनुमस्तिष्क। अब ये अनुमस्तिष्क क्या चीज होती भाई, नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, ये क्या काम करता है अनुमस्तिष्क, कुछ ना कुछ तो काम इसका भी होता ही होगा, बताओ अनुमस्तिष्क का क्या काम होता है। तो स्टूडेंट्स अनुमस्तिष्क का काम होता है संतुलन और रख रखाव करना। इसका क्या काम होता है अनुमस्तिष्क का, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं सेरिबेलम, ठीक है। हमारे मस्तिष्क का या जानवरों के मस्तिष्क का कौन सा भाग है, संतुलन का काम है, संतुलन बनाए रखना, बैलेंस बनाए रखना, बैलेंस का काम करता है। बोले सर बैलेंस का काम मतलब क्या होता है, बैलेंस का काम होता है जैसे आप चल रहे हो तो आप अपना बैलेंस बना के रखोगे, या आप पढ़ रहे हो तो आप बैलेंस बना के रखोगे, या आप किसी चीज में भटकने लगते हो तो ऑटोमेटिक आप अपने आप को कमांड देते हो कि नहीं नहीं ये काम मैं गलत कर रहा हूं, ये अच्छा काम नहीं है, ठीक है, नहीं करता मैं इस काम को, भले ही आप डर के कारण करो कि यार मम्मी डांटेंगी या पापा डांटेंगे, या ये काम मेरी नजरों में गलत है। यदि आप उस काम को गलत समझोगे तो क्या होगा, सेरिबेलम आपको कमांड करता है कि ये चीजें गलत हैं। यदि आपको ऐसी फीलिंग आती है कि ये काम मैं गलत कर रहा हूं तो उसको कौन कमांड देता है, सेरिबेलम कमांड देता है, ठीक है, कि भाई ये काम क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो बोलिए यस सर। तो समन्वय बनाए रखना, जैसे आप सीधा खड़ा होते हैं, जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई आपको क्या हो जाओ, खड़ा हो जाओ, स्टैंड बोलूं मैं आपको, स्टैंड करना, खड़ा करना है तो आप स्टैंड हो जाओगे, बोले यस सर स्टैंड हो जाएंगे। मैं बोलूं दौड़ो, मैं बोलूं कूदो, मैं बोलूं आपको कि ठीक है भागो, तो आप गिरोगे क्या, यदि मैं आपको दौड़ने की बोलूं तो आप क्या गिर जाओगे क्या, वो सर नहीं गिरेंगे हम तो बड़े हो गए हैं। हाँ, एक छोटे बच्चे को यदि मैं बोलूं कि भाई दौड़ो तो वो गिर जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका सेरिबेलम उस समय उतना डेवलप नहीं हो पाता, आपका हो चुका है डेवलप। यदि मैं आपको बोलूंगा भाई अपना संतुलन बनाए रखो, अपना संतुलन बनाए रखो, अपनी गति को बनाए रखो, तो आप बनाए रखोगे। तो आप अपने ऊपर जो बैलेंस बनाए रखते हो, बॉडी बैलेंस जो बनाए रखते हो, आप लोग अपनी बॉडी का क्या बनाए रखते हो, संतुलन बनाए रखते हो। तो अपनी बॉडी का आप जो संतुलन बनाए रखते हो वो किसके कारण से बनाए रखते हो, बताओ। आप अपनी बॉडी का जो बैलेंस बनाए रखते हो वो किस कारण से बनाए रखते हैं, क्या ऐसी चीज है जिस जो आपको बैलेंस बनाने के लिए काम पड़ रही है, वो है हमारा सेरिबेलम। क्या है, सेरिबेलम है। बनेगा क्या सभी लोगों से, पेपर में यदि आपसे पूछा जाए तो बोले जी सर बिल्कुल बनेगा। अब स्टूडेंट्स आपसे पेपर में आ जाए मेडुला क्या चीज होती है, मेडुला
ये मस्तिष्क की चीजें बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। याद रखिएगा बेटा, पेपर में जब क्वेश्चन आते हैं ना तो आपसे बस बनेंगे। मेडुला, मज्जा किसे कहते हैं? मज्जा या मेडुला? मेडुला क्या होता है? मेडुला, ये मेडुला क्या काम करता होगा भाई शरीर में? ये भी कुछ ना कुछ करता ही होगा। क्या करता है बताओ मेडुला? नाम बहुत सुना है हमने, मज्जा मज्जा, कई बार सुना है। हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। ओके, बोले यस सर। हृदय की धड़कनों को कंट्रोल करना, श्वसन क्रिया करना, पाचन क्रिया करना, और जो हमारी अन्य और जो भी क्रियाएं होती हैं उसको कंट्रोल करना इसका काम है, ठीक है। हार्ट बीट, हार्ट को कंट्रोल करना भैया, है ना। हार्ट को सबसे ज्यादा कंट्रोल करेगा, इंपॉर्टेंट चीज है ये, हार्ट कंट्रोल करेगा। तो बोलिए यस सर। हृदय की धड़कन, यदि आप कभी दौड़ के यदि आ जाओ, बहुत तेज से यदि आप दौड़ के आ जाओ तो आप क्या होने लगते हो, आपका जो हार्ट बीट होती है वो बहुत तेजी से धड़कती है, तो उसको कौन कंट्रोल करेगा? तो सर उसको कंट्रोल करेगा हमारा मज्जा, मेडुला कंट्रोल करता है। बोलिए सर। आप जो श्वसन क्रिया कर रहे हो, सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो, उसको कंट्रोल करेगा, क्योंकि सांस कंट्रोल होगी तो ही धड़कन कंट्रोल होगी। बोलिए सर। आपने जो खाया पिया है वो यदि पचेगा नहीं तो आपका शरीर कभी अच्छा नहीं हो सकता है। आपका वेट तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक आपका पाचन क्रिया अच्छी नहीं हो, याद रखिएगा। और अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं इसको भी कंट्रोल करके रखेगा। अब अनैच्छिक क्रियाएं का मतलब क्या होता है भाई? यदि आपसे पेपर में मैं पूछूं भैया अनैच्छिक क्रिया क्या होती है, अनैच्छिक क्रिया एग्जांपल जरा कोई दे सकता है अपनी जिंदगी में से? कोई अनैच्छिक क्रिया किसे कहते हैं? अनैच्छिक क्रिया किसे कहते हो? अनैच्छिक क्रिया। सर अनैच्छिक क्रिया का मतलब होता है ऐसी क्रियाएं, ठीक है, जिस पर क्या होता है हमारा नियंत्रण नहीं हो पाता, हमारा नियंत्रण नहीं हो पाता। तो बोलिए सर ऐसी क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? अनैच्छिक क्रिया के नाम से जानते हैं कि भैया अनैच्छिक क्रिया। जैसे मान के चलो आपको पसंद है मीठा, आपको मीठा खाना पसंद है, ठीक है, तो आपके सामने यदि किसी ने मीठा लाकर रख दिया तो आपसे कंट्रोल ही नहीं हो पाएगा, आपसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा कि भैया कैसे अपने आप को रोकूं। जैसे मान के चलो आपने गोलगप्पे की दुकान के बाजू से जाते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, आ जाता है पानी मुंह में? नहीं आता? आता है? बोले सर ठीक है, गोलगप्पे की दुकान के बाजू से यदि जाओगे तो 100% मुंह में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। तो मतलब जो भी चीज आप क्या कर सकते हो, रोक नहीं सकते अपने आप को, वो सारी चीजें क्या होती है हमारी, उसको कौन कंट्रोल रखता है? मेडुला कंट्रोल करके रखता है। बोलिए सर आपके इमोशंस हो या जो भी चीजें हो, ठीक है, तो वो उसको कंट्रोल करने का काम रखता है। कई बार क्या होता है, गुस्सा, यदि आपको गुस्सा आ रहा है तो ये गुस्सा को कौन कंट्रोल करके रखेगा आपके? क्योंकि वो किसी के ऊपर अननेसेसरी आ रहा है ना, गुस्सा जो है वो अननेसेसरी किसी के भी ऊपर आ जाता है, किसी भी बातों पर। मुझे भी आता है। क्यों आता है? सर वो मेडुला कंट्रोल करेगा तो ठीक है, और मेडुला से यदि आउट ऑफ कंट्रोल यदि हो गया तो मतलब वो चीज कंट्रोल नहीं हो पाएगी। जो आप देखा होगा आपने, जो रेप केस होते हैं, रेप केस कैसे होते हैं? मतलब उनका जो मेडुला है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो भाई जो उनकी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, इच्छा के विरुद्ध क्रियाएं हो जाती हैं। तो बोले यस सर, इंपॉर्टेंट है मतलब मेडुला, इसलिए पेपर में पूछा जाता है। तो क्या करता है ये? कंट्रोल इनवॉलेंट्री, कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज, ठीक है, उनको कंट्रोल करता है। और क्या करता है सर? जैसे लाइक हार्ट बीट, हार्ट बीट को कंट्रोल करेगा, हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करेगा, और हमारे डाइजेशन को भी कंट्रोल करेगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। इन सारी चीजों को कौन कंट्रोल करता है? तो सर मेडुला जो है वो कंट्रोल करता है, और पेपर में हमसे हर बार पूछा जाता है। तो बोले जी सर, 100% पेपर में बनेगा भाई यदि पेपर में ऐसे क्वेश्चन यदि पूछे जाते हैं तो। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है सबसे?
बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाए तो बोले जी सर बनेगा। पेपर में हमसे यदि यहां से क्वेश्चन यदि पूछा जाए, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, सबसे बनेंगे। तो बोले जी सर बिल्कुल बनेगा मेडुला से। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था जो हमसे बार बार पेपर में पूछा जाता है, आपके सामने हमने इस टॉपिक को रखे हैं। चलिए आगे चर्चा करेंगे नए टॉपिक के साथ में। चलिए अगला टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर साइंस पर हम चर्चा करेंगे। एग्रीकल्चर साइंस में हम बात करेंगे आपसे ठीक है केमिस्ट्री के टॉपिक पर, जो हमसे पेपर में बार बार पूछा जा चुका है एक टॉपिक, सॉफ्ट सोप। आपने जरूर सुना होगा ये टॉपिक, आप यूज भी करते हैं डेली रूटीन में। सॉफ्ट सोप जिसे हम लोग कहते हैं मृदु साबुन। मृदु साबुन। अब ये मृदु साबुन क्या चीज होती है? नहाने की साबुन को मृदु साबुन कहते हैं। ओके, और कोई अपने हिसाब से? जी बताइए। क्या होगा? ओके, नहाने की साबुन सब लोग बोल रहे हैं भाई। क्या ये नहाने की साबुन हो सकती है? जी, मृदु साबुन बोले सर नहाने की साबुन है। ओके चलो ठीक है। ये बनती किससे है? बनती किससे है? क्या ये कैल्शियम से बनती है? क्या ये पोटेशियम से बनती है? क्या ये सोडियम से बनती है? क्या ये मैग्नीशियम से बनती है? नहाने की साबुन जो है बोले आपकी मृदु साबुन, आप नहाने की साबुन को बोल रहे हो, किससे बनती है मृदु साबुन हमारी? ओके वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर देते हुए सभी बच्चे। जी, सॉफ्ट सोप यदि आपसे किसी ने पूछा कि भैया सॉफ्ट सोप क्या होती है, तो आप आसानी से बता दोगे कि सर सॉफ्ट सोप जो होती है हमारी नहाने की साबुन को कहते हैं। ठीक है भाई। मुलायम साबुन, मृदु साबुन, या इसी को क्या कहा जाता है, मुलायम साबुन के नाम से भी जाना जाता है। मुलायम साबुन पोटेशियम से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है? पोटेशियम। इस साबुन में क्या होता है बच्चों? वो सर इस साबुन में होता है हमारा पोटेशियम। क्या सही बात है? इस साबुन में हमारा पोटेशियम होता है। तो बोलिए सर पोटेशियम, जिसे हम लोग बोलते हैं के, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, के होना चाहिए, पोटेशियम का कंटेंट होना चाहिए। यदि पोटेशियम का कंटेंट यदि है तो वो हमारी क्या कहलाएगी? सॉफ्ट साबुन कहलाएगी। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, बनेगा हमसे। तो सॉफ्ट साबुन कैसी होती है, किसके मिश्रण से बनी होती है भैया? यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए भैया सॉफ्ट साबुन किसके मिश्रण से बनी होती है, सर पोटेशियम के मिश्रण से क्या होती है, बनी हुई होती है। तो इसका यूज क्या करते हैं? तो सर नहाने की साबुन को हम लोग मृदु साबुन के नाम से जानते हैं। नहाने की साबुन को मृदु साबुन के नाम से जाना जाता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो डेफिनेशन के साथ में लिखते हैं भाई फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, तो सॉफ्ट साबुन जो होती है हमारी, तो सोप दैट इज लिक्विड, दैट इज लिक्विड और इजीली सॉल्यूबल, इजीली
soluble, usually made by saponification with potassium instead of the more typical sodium hydroxide. तो सर क्या होता है, साबुन क्या होती है हमारी, सॉफ्ट साबुन जो होती है वो क्या होती है, पानी में घुलनशील होती है, आसानी से पानी में घुलनशील हो जाती है। ठीक है, बोलिए सर। तो मृदु साबुन जल में घुलनशील होती है, जल में क्या होती है, घुलनशील होती है, एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड से ना बनकर पोटेशियम से बनाई जाती है, ना बनकर पोटेशियम से बनाई जाती, पोटेशियम से बनाई जाती है। बोलिए यस सर। मृदु साबुन कहलाती है, किससे बनाई जाती है, पोटेशियम का यूज करके इसको क्या किया जाता है बच्चों, तैयार किया जाता है मृदु साबुन को। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, पेपर में हमसे क्वेश्चन कई बार इससे पूछे जा चुके हैं, इन पर हमसे कैसे क्वेश्चन आते हैं जरा उन क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं आपसे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जरा इसके साथ रख रहे हैं, बताइएगा। चलिएगा, मृदु साबुन यदि आपसे पेपर में आ जाए, ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा हमसे मृदु साबुन से, ठीक है। मृदु साबुन पर जरा क्वेश्चन देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। नॉर्मली साबुन पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे रख रहे हैं। सोप्स आर डैश बेस्ड शॉपी डिटर्जेंट, साबुन आधारित है, साबुन, ठीक है, किस डिटर्जेंट, साबुन किस डिटर्जेंट पर आधारित है। पहला वाटर, पानी पर, दूसरा केरोसिन पर, तीसरा ऑयल पर, चौथा एसिड पर। किस पर आधारित है, चार ऑप्शन है आपके पास में। क्या ये जल पर आधारित है, क्या ये मिट्टी का तेल जिसे हम लोग केरोसिन बोलते हैं, क्या ये केरोसिन पर आधारित है, या ये तेलीय प्रकृति का है, या ये अम्लीय प्रकृति का है, ये अम्ल है। कैसा होता है बताओ। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं कि सर ये तेलीय प्रकृति का होता है। बोले यस सर, यदि आपके सट में तेल के दाग भी लगे हुए हैं तो आप साबुन से साफ कर लो, हो जाते हैं, तेलीय प्रकृति का होता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, ऑयली प्रकृति का होता है, करेक्ट आंसर है। जी हाँ स्टूडेंट्स, तेलीय प्रकृति का होता है, नोट डाउन करें। दूसरा क्वेश्चन इसी में, soaps are based on साबुन किस पर आधारित है, साबुन किस पर आधारित है, एसिड,
बेसिक, ठीक है, एसिड है कि बेसिक है, या तो एक और आपने नाम सुना होगा हमारा न्यूट्रल नाम सुना होगा, बोले यस सर, न्यूट्रल या डी, ये सभी। क्या साबुन जो है वो अम्लीय होती है, या साबुन जो होती है वो क्षार होती है, या साबुन जो होती है उदासीन होती है? साबुन कैसी होती है? यदि आपसे कोई बोले कि भैया साबुन कैसी है, अम्लीय है, ओके, क्षारीय है, क्षारीय होती, बोले यस सर, क्षारीय प्रकृति की होती। क्यों? क्योंकि साबुन जो बनी होती है, साबुन, कोई भी साबुन जो बनी होती, या तो वो सोडियम से बनी है, पोटेशियम से बनी है, या तो वो सोडियम से बनी है। पोटेशियम या सोडियम, दो चीजों से ही मिलकर साबुन बनती है। कोई भी साबुन जो आप घरों में यूज करते हो, चाहे वो घड़ी यूज करते हो, चाहे आप लोग लक्स यूज करते हो, चाहे लाइफ बॉय यूज करते हो, चाहे वो आप नंबर 1 यूज करते हो, ठीक है, या आप चाहे जो भी नीम वाली यूज करते हो, या बाबा रामदेव वाली यूज करते हो, जो भी यूज करते हो, पतंजलि की, जमाने की कोई भी साबुन यूज कर लो आप लोग, चाहे आप लोग वो मार्केट से, फुटपाथ से खरीदते हो साबुन, नॉर्मली कोई भी साबुन आप खरीदते हो, वो किससे मिलकर बनती है सर? वो साबुन बनती है हमारी पोटेशियम और सोडियम से मिलकर, या तो पोटेशियम होगी या तो सोडियम होगी। तो पोटेशियम वाली साबुन का यूज करते हैं हम लोग, बोलिए सर, पोटेशियम की साबुन का यूज होता है, पोटेशियम का। तो पोटेशियम की साबुन कौन सी होती है सर? ये वाली साबुन होती है हमारी सॉफ्ट, सॉफ्ट सोप होती है, सॉफ्ट सोप होती है। जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है सर? जिसमें होता है हमारा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है साबुन में। एक साबुन होती है जिसमें होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सोडियम। अब ये सोडियम कौन सी साबुन में पाया जाता है भाई? पेपर में पूछा जाएगा, कपड़े धोने की साबुन में। ओके, चलिए, कपड़े धोने की साबुन में पाया जाता है, ठीक है भाई। और कोई? चलिए, तो बोले सर ये कपड़े धुलने की साबुन में यूज किया जाता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। हार्ड सोप के नाम से जाना जाता है, कठोर साबुन के नाम से क्या किया जाता है, इसे जाना जाता है। नोट डाउन कर लीजिए। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, बनेगा हमसे पेपर में यदि पूछा जाए तो ये कौन सी साबुन होती है सर? इस साबुन को कहा जाता है कठोर साबुन। इसे क्या कहा जाता है? कठोर साबुन के नाम से जाना जाता है। अब ये कठोर साबुन कहां काम करती है, किन चीजों में काम करती है भाई कठोर साबुन हमारी? कठोर साबुन का यूज क्यों किया जाता है? हार्ड साबुन का यूज कहां किया जाता है, क्यों किया जाता है हार्ड साबुन का यूज? यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि भैया हार्ड साबुन का यूज बताओ, हार्ड सोप्स का यूज क्या होता है, कहां यूज करती? क्या इससे कपड़े धुलेंगे? क्या इससे जानवरों को नहलाएंगे? क्या इससे पाउडर वगैरह बनता है? क्या इससे टूथपेस्ट बनता है? क्या है ये चीजें? क्या इससे डिटर्जेंट बनता है, डिटर्जेंट पाउडर, वॉशिंग पाउडर, निरमा, दूध सी सफेदी, घड़ी, सर्फ एक्सल, यही है क्या? बोले जी हां सर, कठोर साबुन जो है हमारा वो डिटर्जेंट पाउडर बनता है। इससे क्या बनता है सर? इससे बनता है हमारा डिटर्जेंट। इससे क्या तैयार किया जाता है बच्चों? इससे तैयार किया जाता है हमारा डिटर्जेंट, डिटर्जेंट तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है बोले इससे? तो सर इससे हम तैयार करते हैं डिटर्जेंट पाउडर वगैरह बनाना तैयार करते हैं, जिससे कपड़े वगैरह धुलते हैं, या कपड़े धुलने की साबुन भी बनने लगी है आजकल। तो इससे बनाया जाता है हमारा डिटर्जेंट पाउडर वगैरह बनाया जाता है, डिटर्जेंट बनाए जाते हैं। तो बोले हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, पेपर में यदि हमसे पूछा जाए तो क्या बनाए जाते हैं, तो सर इनसे डिटर्जेंट वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब यदि आपसे पेपर में जाए, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, आप कभी भी जो गवर्नमेंट टॉयलेट वगैरह में यदि वॉशरूम करने यदि गए होंगे, सुलभ शौचालय वगैरह में, तो वहां पर एक गोलियां वगैरह होती हैं, लाल पीली हरी नीली कुछ गोलियां होती, वो कौन सी गोलियां होती बताओ? किस चीज की गोलियां होती हैं वो? क्या कहते हैं उस गोलियों को?
फिनाइल की गोलियां होती हैं। अरे वाह, वेरी गुड है। बोलिए यस सर, फिनाइल की गोलियां होती हैं। क्या होती है? फिनाइल की गोलियां होती हैं। चलिए ठीक है भाई। तो फिनाइल की जो गोली होती है, ठीक है, किससे बनती है, किससे बनाई जाती है? फिनाइल की गोलियां जो होती है वो किससे बनाई जाती है? कुछ ना कुछ तो कंटेंट इसमें भी होता ही होगा, कि नहीं होता होगा फिनाइल की गोली में कोई ना कोई कंटेंट? नहीं सर, होता है बिल्कुल। यदि आपसे फिनाइल का यदि फॉर्मूला यदि पेपर में पूछा जाए, सर फिनाइल का होता है फॉर्मूला हमारा। क्या फॉर्मूला होता है भैया फिनाइल का? सर फिनाइल अलग चीज हो जाती है। सोप साबुन ये अलग है हमारी, ठीक है, सोप और डिटर्जेंट अलग है, और फिनाइल जो होता है वो अलग होता है। कई बार आप लोग पूछते हैं ना, इसलिए मैं आपको यहां पर बताने चाह रहा हूं कि फिनाइल जो होता है वो अलग हो जाता है। फिनाइल आपने देखा होगा लिक्विड में भी आता है, फिनाइल जो है वो अलग होता है। फिनाइल जो होता है वो C6H5 के फॉर्मेट में होता है, C6H5 के फॉर्मेट में होता है, याद रखिएगा। यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए कि फिनाइल किस फॉर्मेट में होता है, तो सर C6H5 के फॉर्मेट में होता है। और यहां पर साथ में होता है उसके R। अब यहां पर और कोई भी चीज जुड़ सकती है उसके कलर के लिए, तो C6H5R के फॉर्मेट में फिनाइल होता है। और फिनाइल भी जो है वो क्लीनिंग के काम में आता है। डिटर्जेंट भी क्लीनिंग के काम में आता है, सोप भी क्लीनिंग के काम में आता है, और ये भी क्या होता है, क्लीनिंग के काम में आते हैं। तो सबके सब क्लीनिंग के काम में आते हैं। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इसमें चर्चा करेंगे आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी दी saponification the saponification of a fat or oil is done using which solution for hot process, for hot process। साबुनीकरण में, साबुनीकरण में, ठीक है, किस विलयन का उपयोग, किस विलयन का उपयोग वसा या तेल आधारित, तेल, ठीक है, तेल आधारित गर्म प्रक्रिया में, गर्म प्रक्रिया में करते हैं? गर्म प्रक्रिया में करेंगे, किस चीज का यूज करेंगे हम लोग? चलो, क्या ये KOH होगा, क्या ये NaCl होगा, क्या ये, ठीक है, HCl होगा, क्या ये NaOH होगा? क्या होगा? चलिए, तो स्टूडेंट्स आपको पता भाई, नॉर्मल कपड़े होते हैं, कपड़े को कभी हम लोग गर्म पानी में कभी भिगोना नहीं चाहिए। यदि आप कपड़े धुलने का यदि आपको तरीका यदि पता है, तो कपड़े को कभी भी गर्म पानी में नहीं डालना चाहिए। लेकिन हम लोग गांव के लोग हैं, डाल देते हैं, डाल देते हैं ना गांव वाले? बोले हाँ जी सर, बिल्कुल डाल देते हैं गर्म पानी में, जबकि नहीं डालना चाहिए। तो भैया यदि हम नॉर्मल कपड़े धुलेंगे, यदि हम कपड़े धुलेंगे, नहाएंगे, जैसे नहाने की बात हो रही है, तो नहाने की बात हो रही, तो भैया नहाने के लिए हम लोग KOH का यूज करेंगे। और नहाना किससे चाहिए? ठंडा पानी से। तो ये तो प्रक्रिया ठंडा हो गई, ये तो कोल्ड वाली हो गई। कोल्ड के लिए क्या करेंगे? तो सर कोल्ड के लिए किसका यूज किया जाएगा? तो सर कोल्ड के लिए तो यूज किया जाएगा हमारा किसका, बताओ? कोल्ड के लिए किस चीज का यूज किया जाएगा? कोल्ड के लिए KOH का यूज किया जाएगा, कोल्ड के लिए KOH का यूज किया जाएगा। तो हॉट के लिए किसका यूज किया जाएगा? गर्म के लिए,
क्योंकि थोड़े बहुत कपड़े तो गर्म कर ही लेते हैं हम लोग, पानी गर्म पानी में धुलते हैं, हल्का सा जो कुनकुना पानी होता है, गुनगुना होता है, या जो नॉर्मल टेम्परेचर का होता है उसमें करते हैं। KOH का यूज करेंगे, NaOH का। ओके, वेरी गुड। तो सर उसमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं थोड़ी सी गर्म प्रक्रिया में। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी हमसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो बोले यस सर, ठीक है भाई। अब यही क्वेश्चन यदि आपसे जाए हॉट प्रोसेस की जगह में क्या हो जाए, कोल्ड प्रोसेस। पेपर में ये भी क्वेश्चन आ चुका है, कोल्ड प्रोसेस, ठंडी प्रक्रिया। ठंडी प्रक्रिया, ठंडी प्रक्रिया मतलब ठंडा पानी नहाना चाहिए, कभी भी गर्म पानी नहीं नहाना चाहिए। याद रखिएगा बच्चों, कभी भी गर्म पानी नहीं नहाना चाहिए। यदि आपको पानी ठंड के समय में भी नहाना है तो आप पानी इतना ही गर्म करें, ठीक है, कि जो ना तो ठंडा हो ना तो गर्म हो, मतलब आपको गर्म लगे ही ना, वो 1% भी गर्म ना लगे, ऐसा पानी नहाना चाहिए आपको। कभी भी गर्म पानी नहीं नहाना चाहिए। बोले यस सर, ठीक है भाई, नहीं नहाएंगे। तो अब ठंडी प्रक्रिया क्या होगी सर, गर्म प्रक्रिया है हमारी NaOH, तो ठंडी प्रक्रिया क्या होगी, KOH जो है वो ठंडी प्रक्रिया होती है। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है भाई। पेपर में यदि हमसे पूछा जाए तो आसानी से हमसे यहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो बोले बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, हमें बन जाएगा। अब यदि मैं आपसे बात करूं, ठीक है, कि जो सॉफ्ट साबुन होती है, ठीक है, ये कैसी होती, सॉफ्ट साबुन इज आ, सॉफ्ट साबुन, सॉफ्ट इज आ, ठीक है, मृदु साबुन है, मृदु साबुन है। मृदु साबुन कैसी है बोले, आपको बताना मृदु साबुन क्या है, ठीक है। ये हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर है, या ये लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर है, या ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन ए एंड बी दोनों हैं, या डी इनमें से कोई नहीं है। मतलब जल में कम घुलनशील है, जल में ज्यादा घुलनशील है, या दोनों है, क्या है। मृदु साबुन कैसी होती है, तो नहाने की साबुन जो होती है और एक कपड़े धुलने की साबुन होती है, तो सबसे ज्यादा कौन जो है वो क्या होती है, गीली, आपकी क्या हो जाती है, ज्यादा गीली हो जाती है, जल्दी जल्दी क्या हो जाती है, खराब होने लगती है, कौन सी होती है। तो सर मृदु साबुन जो होती है सर सबसे ज्यादा वाटर के संपर्क में आती है, क्या होती है, पानी में क्या होती है, अधिक सॉल्युबिलिटी होती है, जल में विलय होती है, जल में सर्वाधिक विलय होती, आसानी से घुल जाती है, जल में सर्वाधिक विलय, आसानी से क्या हो जाती है, पानी में घुलती है। सबसे ज्यादा जो होती है वो हमारी नहाने वाली साबुन जो होती है वो पानी में घुलती है। डिटर्जेंट पाउडर नहीं घुलता, मतलब उतनी जल्दी। डिटर्जेंट पाउडर को हमको क्या करना पड़ता है, उसमें मिलाना पड़ता है, हाथों से हिलाना पड़ता है, तब जाके क्या होता है, पानी में वो क्या होता है, घुलता है। यदि आप डिटर्जेंट पाउडर को लो और पानी में डाल दो, ठीक है, तो आप सुबह से शाम हो जाएगी वो नहीं घुलेगा, सुबह से शाम हो जाएगी वो नहीं घुलने वाला। क्यों, वो नीचे ही जमा रहेगा, डिटर्जेंट पाउडर नीचे ही जमा होगा। उसका झाग हमको हाथ घुमा घुमा के या कोई भी किसी लकड़ी से या किसी भी चीजों का यूज करके उसको क्या करना पड़ता है, झाग बनाना पड़ता है, वो नहीं घुलता। लेकिन साबुन को यदि हम पानी में डाल देंगे तो वो ऑटोमेटिक थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, दो भागों में बढ़ जाएगी। तो सॉफ्ट साबुन का मतलब होता है जल में जो ज्यादा विलय हो, और हार्ड सॉफ्ट का मतलब होता है जो जल में क्या हो, थोड़ा सा कम विलय हो। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। घुलनशील का मतलब होता है विलय, विलय मतलब होता है घुलना। तो सॉफ्ट साबुन आसानी से घुल जाती है। तो बोले हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।